अस्सलाम वालेकुम क्लास, क्या हाल है? आप ठीक हैं? आज के हमारे जो लेक्चर है चैप्टर 5 अकाउंटिंग फॉर मर्चेंडाइज ऑपरेशंस, इस बारे में है। अकाउंटिंग फॉर मर्चेंडाइज ऑपरेशंस से मुराद है कि जो भी आप सामान तिजारत ख़रीदते हैं और फ़रोख्त करते हैं, उस बारे में जो अकाउंटिंग है उसको कैसे रिकॉर्ड करना है, उसकी जर्नल एंट्रीज क्या होंगी, उसके इफ़ेक्ट्स जो हैं वो क्या आते हैं इनकम स्टेटमेंट के ऊपर, बैलेंस शीट के ऊपर, इनको हमने देखना है। और इसमें हम ये भी डिस्कस करेंगे कि आप मर्चेंडाइज जब बाय करते हैं तो आप उसको किस तरह से रिकॉर्ड करते हैं, उसके कौन कौन से सिस्टम इन्वेंट्री के, इस बारे में हमारी आज की जो है ये डिस्कशन होगी। तो शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि मर्चेंडाइज ऑपरेशंस जो हैं उसमें जब हम बात कर रहे हैं कि जो भी हम चीज़ें ख़रीदेंगे और आगे बेचेंगे, अब ज़ाहिर है कि हमारे यहाँ जो बिज़नेस है उसकी अगर हम ब्रॉड जो है वो सब कैटेगरी बनाएं, ब्रॉड कैटेगरी में उसको लेके जाएं, तो बिज़नेस दो तरह का हो रहा है। एक गुड्स का बिज़नेस हो रहा है और एक सर्विसेज का बिज़नेस हो रहा है। गुड्स का मतलब है जो चीज़ें टेंजिबल हैं, जो चीज़ें आप देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, आप उन्हें ख़रीदते हैं और आके प्रॉफिट रख कर उसको बेच देते हैं। दूसरा बिज़नेस सर्विसेज का भी हो रहा है, जिसमें कोई टेंजिबल चीज़ आपको नहीं दी जाती बल्कि सर्विस प्रोवाइड की जाती है, और उस सर्विस में कस्टमर के लिए, कंज्यूमर के लिए बेनिफिट मौजूद होता है, तभी वो कस्टमर या कंज्यूमर जो है उस सर्विस को ख़रीदता है और सर्विस कंपनी उनको बेचती है और प्रॉफिट वहाँ से वो सर्विस कंपनीज अर्न करती हैं। तो सर्विसेज और गुड्स दोनों ही जो है वो आजकल हमारे यहाँ जो है उनका बिज़नेस चल रहा है। तो चाहे सर्विस कंपनी हो, चाहे कोई टेंजिबल प्रोडक्ट्स बेचने वाली कंपनी हो, या जो ट्रेडिशनल बिज़नेस है मर्चेंडाइज का, गुड्स का, दोनों सूरतों में जो बेसिक मोटिव होता है इस बिज़नेस को करने का वो प्रॉफिट कमाना होता है। और ज़ाहिर है कि प्रॉफिट जो है वो कैसे कमाया जाता है। प्रॉफिट के लिए आप जानते हैं कि जितनी हमारी अर्निंग होती है, जो रेवेन्यू होता है, जितनी आपने कस्टमर से फ़ीस ली होती है अगर आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, या जो भी आपने कस्टमर से पैसा वसूल किया होता है, उसमें से आप अपने बिज़नेस के जो एक्सपेंसेस होते हैं, एक्सपेंसेस को हम बड़े तफसील से पहले भी पढ़ चुके हैं, आपको याद है कि हमने एक्सपेंसेस को देखा था, उसकी डिटेल्स भी देखी थी कि एक्सपेंसेस कौन कौन से हैं, जैसे रेंट एक्सपेंस है, सैलरी एक्सपेंस है, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस है, डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, बैड डेट एक्सपेंस है। तो ये काफ़ी सारे और भी काफ़ी नाम होते हैं। तो ये जो एक्सपेंसेस हैं इनको जब रेवेन्यू में से हम निकाल देते हैं, जो आपने कस्टमर से लिया होता है, तो उसके बाद जो रिज़ल्ट बचता है दैट इज़ प्रॉफिट। तो सर्विस कंपनीज भी ऐसी करती हैं, अपने बिज़नेस की जितनी कॉस्ट्स होती हैं उनको जो रेवेन्यू होता है, इनकम होती है, उसमें से माइनस कर लेते हैं, और जो नॉर्मल ट्रेडिंग बिजनेस हो रहा है प्रोडक्ट्स का, गुड्स का, मर्चेंडाइज का, उसमें भी यही होता है कि जो कस्टमर से पैसे वसूल किए होते हैं सेल्स करके, उसमें से आप अपने एक्सपेंसेस को माइनस कर लेते हैं, और माइनस करने के बाद जो रिज़ल्ट आता है वो प्रॉफिट होता है। तो दोनों केसेस में जो नेट प्रॉफिट है, नेट इनकम है, उसको कमाने के लिए ही बिज़नेस किया जा रहा होता है। तो अब यहाँ पे देखें, जैसे सर्विस कंपनीज के हवाले से एक बात है कि सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती हैं, ये अपना टाइम बेचती हैं टू अर्न रेवेन्यू। टाइम बेचने का मतलब है कि ये टाइम स्पेंड करती हैं आपको सर्विस प्रोवाइड करने में। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप किसी अकाउंटिंग फर्म में जाते हैं और आप अकाउंटिंग फर्म में जाके जो है वो ये देखते हैं कि मैंने इनसे अकाउंटिंग की सर्विसेज लेनी है, अपने अकाउंट्स मेंटेन करवाने हैं, ऑडिट सर्विसेज लेनी है, तो वो टाइम स्पेंड करते हैं आपके जो है वो अकाउंट्स को मेंटेन करने के लिए, या आपका जो ऑडिट है उसको कंडक्ट करने के लिए। तो वो टाइम जितना लेते हैं उस हिसाब से वो फिर आपसे चार्ज कर लेते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है कि सर्विस प्रोवाइड करने के लिए टाइम चाहिए, तो उसकी वो चार्ज आपसे रेवेन्यू करते हैं, उसे हम कहते हैं ये सर्विस रेवेन्यू है। तो लॉ फर्म्स देख लें, लॉ फर्म्स में क्या होता है कि जो लीगल इश्यूज़ हैं आपके बिज़नेस के, आप उनसे सॉल्व करवाते हैं, वो टाइम लेते हैं, और टाइम आपको जो है वो आपके इश्यूज़ को देकर आपसे उसके पैसे या मुआवजा ले लेते हैं। या प्लम्बिंग सर्विसेज है, कोई प्लम्बर है तो वो भी आके टाइम जो है वो अपना स्पेंड करता है
टाइम लगाता है और आपके जो इश्यूज़ हैं, ठीक है, प्लम्बिंग के, उनको सॉल्व करता है। तो जो सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो टाइम बेच रही हैं। इसका मतलब है कि वो आपके इश्यूज़ को सॉल्व करने के लिए टाइम स्पेंड कर रही हैं, और उसमें आपके लिए यानी कस्टमर के लिए एक यूटिलिटी मौजूद होती है, आपका फ़ायदा मौजूद होता है, इसलिए आप ये सर्विसेज हासिल करते हैं और इसके लिए आप पे करते हैं। तो जब सर्विसेज आप हासिल कर लेते हैं, तो सर्विसेज हासिल करने पर क्या होता है कि आपका फ़ायदा, जो यूटिलिटी आपको मिलनी है वो मिल जाती है, और जो आप पे कर देते हैं कंपनीज़ को, सर्विस कंपनीज़ को, वो पैसे सर्विस कंपनीज़ के लिए रेवेन्यू कंसिडर किए जाते हैं। तो अब वो सर्विस कंपनी क्या करती हैं, उस रेवेन्यू में से अपनी जितने भी एक्सपेंस होते हैं उस सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए जो आए होते हैं, उनको माइनस कर दिया जाता है। जो भी बिज़नेस के एक्सपेंसेस हैं, और वो उन्होंने अगर आपको टाइम दिया है, या उनका जो है वो जितने भी बिज़नेस की कॉस्ट आई हैं आपको सर्विस प्रोवाइड करने में, वो निकाल दिया जाता है उसको। और उसके बाद फाइनली आप जो सर्विस कंपनी है, जो बिज़नेस है, उनको इनकम हासिल होती है। इनकम उस वक्त ही आएगी, नेट इनकम, जब रेवेन्यू ज़्यादा होगा और एक्सपेंस कम होंगे, तो ही नेट इनकम आएगी। और अगर ऐसा मामला हो कि रेवेन्यू कम हो, एक्सपेंस ज़्यादा हो जाए, तो नेट लॉस आ जाता है, फिर फ़ायदा नहीं होता, नुकसान हो जाता है सर्विस बिजनेस को। तो दोनों सूरतों में इसी तरह से आप कैलकुलेशन करेंगे, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस, नेट इनकम, चाहे ये सर्विस कंपनी हो, चाहे आपकी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो कि मर्चेंडाइज गुड्स जो हैं वो बेच रही हैं। तो मर्चेंडाइज़र कौन होता है जी? मर्चेंडाइज़र से मुराद है कि वो शख्स जो किसी एक पार्टी से चीज़ें ख़रीदता है और आगे किसी दूसरी पार्टी को बेच देता है, तो उसे हम कहते हैं कि मर्चेंडाइज़र है या ताजर है, उर्दू में इसको हम ताजर भी कहेंगे। तो अब मर्चेंडाइज़र की देखें, जैसे नीचे एक फ़्लो चार्ट सा बना है आपके सामने, कि जो चीज़ें मैन्युफैक्चरर बनाता है वो चीज़ें होलसेलर को बेचता है, होलसेलर बल्क में चीज़ें ख़रीद लेता है मैन्युफैक्चरर से, और आगे होलसेलर ये बल्क में जो चीज़ें ख़रीदता है इसको रिटेलर को फ़रोख्त करता है। रिटेलर परचून फ़रोश को कहते हैं, होलसेलर थोक फ़रोश को कहते हैं। तो थोक पे चीज़ें ख़रीद कर आगे परचून पे बेची जाती हैं, और परचून वाला जो है, जो रिटेलर है, वो आगे कंज्यूमर को ये चीज़ें स्मॉल यूनिट्स में फ़रोख्त करता है। तो ये जो दरमियान में दो पार्टीज़ हैं, होलसेलर और रिटेलर, ये बेसिकली मर्चेंडाइज़र्स कहलाएंगे। ये दोनों मर्चेंडाइज़र्स हैं। ये बल्क मर्चेंडाइज़ करता है, और ये जो है वो सेलेक्टेड मर्चेंडाइज जो है वो चीज़ों की करता है छोटी क्वांटिटी में, क्योंकि इसने आगे कंज्यूमर्स को फ़रोख्त करना होता है, और कंज्यूमर जो है चूँकि उसको थोड़ी क्वांटिटी चाहिए होती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखें कि अगर होलसेलर है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैन्युफैक्चरर है, वो चॉकलेट्स बनाता है, तो होलसेलर जो है वो बल्क में उससे सारी चॉकलेट्स बाय कर लेगा, और रिटेलर आके सिलेक्टेड क्वांटिटी बाय करेगा, और रिटेलर इस बात को मद्देनज़र रख के बाय करेगा कि किस चॉकलेट की डिमांड ज़्यादा है, और उसके एरिया में या उसके जो कस्टमर्स हैं वो कौन सी चॉकलेट जो है वो ज़्यादा डिमांड करते हैं, तो वो होलसेलर से वही चॉकलेट बाय करेगा और आगे कंज्यूमर्स को स्मॉल क्वांटिटी में जो है वो फ़रोख्त करेगा। तो होलसेलर और रिटेलर ये दोनों ही क्या हैं, मर्चेंडाइज़र्स कहलाएंगे, क्योंकि इनका काम है ख़रीद कर आगे बेचना। होलसेलर भी यही करता है, मैन्युफैक्चरर से ख़रीद के आगे रिटेलर को बेचता है, और रिटेलर भी यही करता है, होलसेलर से ख़रीद कर आगे कंज्यूमर को बेचता है। तो कंज्यूमर जो है ये फ़ाइनल यूज़र है आपका प्रोडक्ट का, इसने आगे किसी को नहीं बेचना होता। और मैन्युफैक्चरर जो है ये चीज़ें जो कि ख़ुद मैन्युफैक्चर करता है, तो इसने सिर्फ रॉ मटेरियल जो है वो बाय करना होता है, जो सप्लायर होता है रॉ मटेरियल का, उससे। तो होलसेलर एंड रिटेलर इनका काम बेसिकली सेल परचेज़ का ज़्यादा होता है, इन्होंने ख़रीद कर आगे प्रॉफिट रख कर बेच देना होता है। तो ये मर्चेंडाइजिंग बिजनेसेस हमारे पास बनेंगे, होलसेलिंग बिज़नेस, रिटेलिंग बिज़नेस। तो ये चीज़ें जो प्रोडक्ट्स होती हैं, टेंजिबल प्रोडक्ट्स होती हैं, उनके लिए हम जो है वो इस तरह से जो हमारा फ़्लो होता है एक गुड्स बेचने का, ख़रीदने का, उसको हम इस तरह से लिखते हैं, देख सकते हैं। अच्छा जी, ये तो बात हो गई मर्चेंडाइज़र के हवाले से कि मर्चेंडाइज़र कौन है, और हमने सर्विस कंपनी के हवाले से बात की कि वो क्या करते हैं। तो दोनों सूरतों में मैंने आपको बताया प्रॉफिट आपने उसी तरह कैलकुलेट करना है, सेल्स में से, रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस जो बिज़नेस के होते हैं उसको माइनस करके।
तो अब तो मर्चेंडाइज़र के लिए जो इनकम है उसको कैसे रिपोर्ट किया जाता है, सिंपल है। जैसे जितनी भी मर्चेंडाइजिंग कंपनीज होती हैं वो प्रोडक्ट्स बेचती हैं, गुड्स बेचती हैं, इन्वेंट्रीज जो उन्होंने बाई की होती है उनको सेल करती हैं ताकि प्रॉफिट यानी रेवेन्यू जो है वो अर्न किया जा सके। सो एग्जांपल में स्पोर्टिंग गुड्स हैं, स्पोर्ट्स का सामान कोई बेच रहा है, क्लोथिंग का सामान बेच रहे हैं, ऑटो पार्ट स्टोर हैं, तो ये ख़रीद के आगे बेच देते हैं प्रॉफिट रख कर। तो इनके लिए जो हमारी एक स्टेटमेंट होती है जो जिसे हम इनकम स्टेटमेंट कहें अगर हम बनाएं, तो उसमें आप देखें कि क्या होता है कि जो नेट सेल्स होती है उसमें से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस करते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करने के बाद जो ग्रॉस प्रॉफिट होता है वो आपके पास आ जाता है। इनकम स्टेटमेंट में ऐसे ही करते हैं कि जो नेट सेल्स होती हैं आपकी उसमें से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल दिया जाता है। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब है वो चीज़ें जो आपने बेची हैं उनकी कॉस्ट। तो ज़ाहिर है कि लेट से अगर आप एग्ज़ाम्पल ले लें कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक प्रोडक्ट बेच रहे हैं 100 रुपये की और उसकी कॉस्ट है 80 रुपये, ठीक है, यानी आप वो 80 की ख़रीद के लाए थे और आप उसको 100 रुपये में बेच रहे हैं। तो इसका मतलब है कि 100 रुपये आपकी सेल्स प्राइस हो जाएगी और 80 रुपये आपकी क्या होगी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी जो चीज़ें आपने बेची हैं उनकी कॉस्ट। तो जाहिर है कि जो चीज़ आप 100 की बेच रहे हैं वो आप 80 रुपये की ख़रीद के लाए थे, तो कॉस्ट आपकी कितनी हो जाएगी, 80 रुपये। तो उसी को हम कहेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी जो चीज़ें बिक गई हैं उनकी कॉस्ट जो है वो आप माइनस करते हैं सेल्स में से। तो फिर जो रिज़ल्ट आता है वो आपका ग्रॉस प्रॉफिट होता है। जैसे अगर 100 रुपये की चीज़ है, 80 रुपये की आप ख़रीद के लाए थे, तो आपको ग्रॉस प्रॉफिट होगा, इब्तदाई प्रॉफिट होगा 20 रुपीज़, ठीक है। तो इस केस में यहाँ पे फ़र्ज़ी कुछ अमाउंट्स दी गई हैं कि लेट से सेल्स ये हैं और की कॉस्ट ये है, तो फिर यहाँ पे प्रॉफिट 84,300 का हो रहा है। और ये ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब होता है इब्तदाई प्रॉफिट यानी इनिशियल प्रॉफिट, क्योंकि अभी इसमें से सिर्फ आपने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस की होती है। इसके अलावा भी तो बिज़नेस के एक्सपेंसेस होते हैं ना, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं, सेलिंग एक्सपेंस होते हैं, एडमिन एक्सपेंस होते हैं, तो उनको भी अगर आप माइनस कर दें ग्रॉस प्रॉफिट में से, तो फिर आपके पास फाइनली नेट इनकम यानी नेट प्रॉफिट आता है, यानी इसे हम फाइनल प्रॉफिट भी कह सकते हैं। तो इनकम स्टेटमेंट में हमने यही काम करना होता है कि जो सेल्स होती हैं, जो रेवेन्यू होता है, उसमें से पहले स्टेप में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करनी होती हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करने पर हमें पता चलता है कि हमारे बिज़नेस का इब्तदाई मुनाफा कितना हो रहा है। और फिर भी बिज़नेस के जो दीगर अखराजात होते हैं, ज़ाहिर है रेंट बिज़नेस ने निकालना है, सैलरीज निकालनी है, एडवर्टीज़मेंट के ख़र्चे हैं, यूटिलिटी बिल्स के ख़र्चे हैं, वो सारे जब आप माइनस कर देते हैं तो फिर फाइनल में आपके पास जो है वो आता है नेट प्रॉफिट यानी नेट इनकम। और इसका मतलब होता है फाइनली आपको इतना प्रॉफिट हो रहा है। तो जो मर्चेंडाइज़र होता है, जब उसकी इनकम स्टेटमेंट आप बनाएंगे, जो प्रोडक्ट वो बेच रहे हैं, तो उसमें भी यही मामला होता है कि नेट सेल्स यानी नेट रेवेन्यू जितना भी होता है आपका, उसमें से आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करते हैं, तो आपको उस ग्रॉस प्रॉफिट आता है। ग्रॉस प्रॉफिट में से बिज़नेस के दीगर अखराजात जो हैं उनको माइनस किया जाता है, तो फिर फाइनल प्रॉफिट यानी नेट इनकम आ जाती है। तो अगर तो एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं, ग्रॉस प्रॉफिट कम है और बिज़नेस के बाकी अखराजात बहुत ज़्यादा हो गए, तो फिर नेट इनकम नहीं आती, फिर नेट लॉस आ जाता है, बिज़नेस को लॉस हो जाता है। तो सिंपल कॉन्सेप्ट है, चाहे आप सर्विस बिजनेस को देख रहे हो, चाहे आप मर्चेंडाइजिंग बिजनेस को देख रहे हो। अगर सर्विस बिजनेस को देख रहे हैं तो फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं आएगा, फिर हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स, ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम प्रोडक्ट, जो टेंजिबल प्रोडक्ट्स होती हैं उनको जब बेचते हैं तो उसके लिए लफ्ज़ यूज़ किया जाता है। जब आप सर्विसेज सेल करेंगे तो हम उसमें कॉस्ट ऑफ सेल्स लिखेंगे कि सेल करने की कॉस्ट कितनी है सर्विस की। अच्छा जी, तो ये बात हो गई। इसके बाद हम चलते हैं ऑपरेटिंग साइकिल के हवाले से। ऑपरेटिंग साइकिल जो है ये क्या होता है इसको भी समझते हैं, और इसका क्या मतलब लिया जाता है उसको भी हम देखते हैं। अच्छा, ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब है कि आप का बिज़नेस जो है, जब हम बिज़नेस के ऑपरेटिंग साइकिल की बात करेंगे कि बिज़नेस का ऑपरेटिंग साइकिल क्या है, तो हम ये बात करते हैं कि कैश जो होता है आपका, ज़ाहिर है अब नॉर्मल प्रैक्टिस क्या होती है बिज़नेस में कि लेट से आप बिज़नेस पर्सन हैं तो आप कैश पे करके कुछ चीज़ें ख़रीद लेते हैं और उसको फिर आगे आप प्रॉफिट रख के बेचते हैं, ठीक है। तो प्रॉफिट रख के जब आप बेचते हैं तो अगर तो आप उधार पे बेच रहे हैं किसी पार्टी को,
तो ज़ाहिर है कि उस वक़्त तो आपको कैश मिलेगा नहीं। उधार पे आप जब आप बेचते हैं तो आप कुछ टाइम बाद अपने कस्टमर से कैश लेते हैं। तो ऑपरेटिंग साइकिल का कॉन्सेप्ट ये है कि जो कैश आपने इन्वेस्ट किया है अपनी इन्वेंट्री में, ये कैश कब आपको वापस मिलेगा, कितने अरसे बाद वापस मिलेगा। अब अगर तो आप कैश सेल कर रहे हैं तो कैश सेल में क्या होगा कि आप इन्वेंट्री जो ख़रीदते हैं उसको प्रॉफिट रख के आप कैश पे बेच देते हैं। तो जैसे ही आप कैश पे बेचेंगे वो कैश दोबारा बिजनेस पे इन हो जाएगा। तो हम कहेंगे कि हमारा ऑपरेटिंग साइकिल कंप्लीट हो गया अगर हम कैश ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। लेकिन क्रेडिट वाली ट्रांजैक्शन में क्या होता है कि आप जो चीज़ें ख़रीद के लाते हैं इन्वेंट्री की सूरत में, उसको आपने आगे उधार पे बेच दिया होता है। उधार पे जो आप बेचते हैं तो आपको पता है कि जिनको हमने उधार पे भेजा होता है वो हमारे क्या कहलाते हैं, अकाउंट रिसीबल कहलाते हैं। और अकाउंट रिसीबल से हमने पैसे लेने होते हैं। तो अकाउंट रिसीबल से जब आपको कैश कलेक्ट हो जाएगा, आप कैश कलेक्ट कर लेंगे, आपके बिजनेस में वापस कैश आ जाएगा, तो हम कहेंगे कि हमारा ऑपरेटिंग साइकिल कंप्लीट हुआ। अब हर बिज़नेस का डिफरेंट हिसाब होता है ऑपरेटिंग साइकिल के हवाले से। कुछ बिज़नेस जो हैं वो अपने कस्टमर से जल्दी पैसा रिकवर कर लेते हैं, कुछ बिज़नेस जो है उनको थोड़ा टाइम लगता है अपने जो अकाउंट रिसीबल्स हैं उनको उनसे पैसा रिकवर करने के लिए। तो जितनी जल्दी बिज़नेस का ऑपरेटिंग साइकिल कंप्लीट होगा उतने ही ज़्यादा बिज़नेस के लिए अच्छा है, और जितना लेट कैश कलेक्ट होगा उतना बिज़नेस के लिए जो है ये नुकसानदेह है। तो मुख्तलिफ़ बिजनेसेस का मुख्तलिफ़ हिसाब है। कुछ जो है वो बिजनेसेस अपने कस्टमर को जो है वो 1 माह का क्रेडिट देते हैं, कुछ बिजनेसेस 2 माह का क्रेडिट देते हैं, कुछ बिजनेसेस 3 माह का क्रेडिट भी दे देते हैं। तो ज़ाहिर है कि जो 1 माह का क्रेडिट देते हैं अपने अकाउंट रिसीबल्स को, अपने कस्टमर्स को, जिनको क्रेडिट पे सेल किया होता है उनके महीने बाद ही कैश कलेक्शन हो जाती है, तो उनका ऑपरेटिंग साइकिल 1 मंथ का होगा। लेकिन जो बिजनेसेस अपने कस्टमर को 3 माह का क्रेडिट अलाउ कर देते हैं कि ठीक है जी 3 माह बाद आप पैसे दे दीजिएगा, 3 माह के अंदर अंदर पैसे आप दे दीजिएगा, तो उनका ऑपरेटिंग साइकिल जो है वो 3 मंथ्स पे बेस करता है और वो ज़्यादा लेंथी होता है एज़ कम्पेयर टू 1 मंथ ऑपरेटिंग साइकिल। तो ऑपरेटिंग साइकिल जितना शॉर्ट होगा उतना बिज़नेस के लिए फिजिबल है, फ़ायदेमंद है, क्योंकि कैश की जो कैश ने जो रिवॉल्व करना है वो जितनी जल्दी जो है वो बिज़नेस में कैश वापस आएगा उतना ही ज़्यादा बेहतर है। तो नॉर्मली यहाँ पे ऑपरेटिंग साइकिल अगर आप देखें तो आपने मर्चेंडाइज ख़रीदा, ठीक है, और उसको आपने जो है वो बेचा और कस्टमर को बेचा उधार पे, और कस्टमर फिर आपको पेमेंट कर रहा है कैश की। तो जब ये पेमेंट आपको कैश की कर रहे हैं और ये कैश बिजनेस में आ रहा है तो हम कहेंगे ऑपरेटिंग साइकिल आपका मुकम्मल हुआ। तो ऑपरेटिंग साइकिल बिज़नेस टू बिज़नेस वेरी करता है, प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करता है। क्या आपका जो ऑपरेटिंग साइकिल है, आपकी इन्वेंट्री कितनी देर में बिकेगी। अब ऐसा भी होता है कि आप इन्वेंट्री लेके आ जाते हैं, आप चीज़ें ख़रीद लाते हैं, लेकिन वो बिकती नहीं है। तो जितना ज़्यादा टाइम वो लेंगी बिकने में उतना ही लेंथी आपका ऑपरेटिंग साइकिल होगा, और जितनी जल्दी बिक जाएंगी उतना ही शॉर्ट आपका ऑपरेटिंग साइकिल होगा। अच्छा जी, अब बात करते हैं इन्वेंट्री सिस्टम के हवाले से। इन्वेंट्री सिस्टम बेसिकली क्या है, इन्वेंट्री को किस तरह मेंटेन किया जाता है। हमारे पास 2 सिस्टम होते हैं, परपेचुअल सिस्टम भी होता है, पीरियोडिक सिस्टम भी होता है। इसको हम आगे जाके डिस्कस करते हैं अगली स्लाइड्स में। तो नॉर्मली इन्वेंट्री को, ये जो भी आपके सामने एक चार्ट सा नज़र आ रहा है आपको, जिसमें फ़्लो आपको बताया जा रहा है, ये बड़ा सिंपल फ़्लो है। इस फ्लो को अगर आप समझें तो बिगनिंग इन्वेंट्री जो है इसे कहते हैं ओपनिंग इन्वेंट्री, यानी ओपनिंग स्टॉक। यानी जब फॉर एग्जांपल अगर आप कई सालों से बिज़नेस कर रहे हैं तो लास्ट ईयर का जो आपका एंडिंग स्टॉक होगा, लास्ट ईयर के एंड पे जो स्टॉक होगा वो इस साल के स्टार्ट में क्या बनेगा, आपका ओपनिंग स्टॉक यानी ओपनिंग इन्वेंट्री। इसकी मिसाल यूँ समझ लें कि लेट से जैसे अब सर्दियाँ आई हैं तो आप देखें कि सर्दियाँ आने के साथ ही जो गारमेंट्स वाली शॉप्स हैं उनके ऊपर गर्म कपड़े अवेलेबल हो गए हैं, ठीक है, और कस्टमर जाके गर्म कपड़े जो वो ख़रीद सकता है। लेकिन आप ये भी देखें कि जब पिछली सर्दियाँ थीं, लास्ट ईयर जो सर्दियाँ थीं, जब वो सर्दियाँ एंड हुई थी तो एंड होने पर ज़रूरी तो नहीं कि हर दुकानदार ने अपने सर्दियों का सारा जो स्टॉक है कपड़ों का वो बेच दिया हो। मैक्सिमम लोग बेच भी देते हैं और सर्दियाँ एंड होने पर कुछ स्टॉक बच भी जाता है। तो अब जाहिर है कि लास्ट ईयर जब सर्दियाँ आई थी और वो जब सर्दियाँ ख़त्म हुई
तो ज़रूरी नहीं कि हर दुकान अपना सारा स्टॉक बेच दिया हो, ठीक है। तो कुछ दुकानदारों के पास वो गर्म कपड़े बच भी गए होंगे पिछले साल जब सर्दियाँ ख़त्म हुई। तो वो जो गर्म कपड़े दुकानदारों के पास बच गए तो उन्होंने क्या किया होगा, उसको फेंका तो नहीं होगा ना, तो उसको उन्होंने स्टोर कर लिए, सेव कर लिए। तो वो गर्म कपड़े उन दुकानदारों के लिए क्या कहलाए, एंडिंग इन्वेंट्री के। अब चूँकि सीज़न एंड हो गया है तो वो गर्म कपड़े उनके लिए एंडिंग इन्वेंट्री कहलाएंगे। और जैसी अब सर्दियाँ आई हैं तो आप देखें कि कुछ दुकानदारों ने क्या किया कि वो जो लास्ट ईयर के गर्म कपड़े बचे हुए थे उन्होंने वो ओपन कर लिए, ठीक है, और उसको भी सामने रख दिया और नई परचेजिंग भी कर ली। तो इसका मतलब वो जो लास्ट ईयर का एंडिंग स्टॉक था कपड़ों का, वो इस साल के लिए क्या बन गया, उनका ओपनिंग स्टॉक यानी बिगनिंग इन्वेंट्री। स्टॉक को इन्वेंट्री कहते हैं, ठीक है। तो बिगिनिंग इन्वेंट्री से मुराद है कि लास्ट ईयर का जो बचा हुआ स्टॉक है वो इस साल के आगाज़ के लिए या इस पीरियड के आगाज़ के लिए आपका ओपनिंग स्टॉक यानी बिगिनिंग इन्वेंट्री बनता है। अब ज़ाहिर है बिगिनिंग इन्वेंट्री तो आपके पास मौजूद होती है और फर्दर आप मज़ीद भी कुछ परचेज़ कर लेते हैं इस साल के लिए, नेट परचेज़, ठीक है। अब ज़ाहिर है कि जो स्टॉक दुकानदारों के पास बचा हुआ था कपड़ों का, उन्होंने वो तो ओपन कर लिया इस सर्दियों में बेचने के लिए। साथ ही साथ उन्होंने न्यू अराइवल्स जो हैं वो भी ले आए, वो नया स्टॉक भी ले आए। तो इसका मतलब अब जो हमारे पास चीज़ें बिकने को तैयार हैं वो कौन कौन सी हैं, एक पुराना स्टॉक भी पड़ा हुआ है पिछले साल का जो ओपन किया दुकानदारों ने, और कुछ नया स्टॉक भी वो ख़रीद के ले आए हैं, नई परचेसेस भी ख़रीद के ले आए हैं। तो दोनों चीज़ें यानी ओपनिंग स्टॉक जो बिगनिंग इन्वेंट्री थी और जो इस साल उन्होंने मज़ीद चीज़ें ख़रीदारी की हैं कपड़ों की, इन दोनों को अगर आप इकट्ठा करें तो ये वो चीज़ें होंगी जो बिकने को तैयार हैं, ठीक है। तो अब दुकानदार ने पिछले साल वाला स्टॉक भी ओपन किया, इस साल भी कुछ परचेजिंग करके गर्म कपड़ों की ले आया और वो उसने बेचने के लिए अपनी शॉप पे रख ली हैं। तो वो चीज़ें क्या कहलाएंगी, मर्चेंडाइज अवेलेबल फॉर सेल, यानी ये वो मर्चेंडाइज है जो बिकने के लिए तैयार है, जो वो बेचना चाहता है दुकानदार। अब जो सामान बिकने के लिए तैयार है, अब उसमें क्या होगा कि ज़ाहिर है कि इस पूरी सर्दियों के सीज़न में ये जो मर्चेंडाइज अवेलेबल फॉर सेल है इसको बेचा जाएगा, जितना बिक सकता है बेचा जाएगा। तो जितना बेच दिया जाएगा वो तो आपका जो है वो सेल्स हो जाएंगी, ठीक है, और उनकी कॉस्ट क्या कहलाएगी, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। और एट द एंड यानी जब ये वाली सर्दियाँ हमारी ख़त्म होंगी तो इसके एंड पे भी कुछ ना कुछ स्टॉक बच जाएगा। ज़रूरी तो नहीं है कि जो मर्चेंडाइज अवेलेबल फॉर सेल है वो सारे का सारा बिक जाए, जितना मैक्सिमम बिकेगा वो हमारी सेल्स होंगी और उन सेल्स की कॉस्ट क्या कहलाएगी, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। और जो बच जाएगा इसमें से उसे हम क्या कहेंगे, ये एंडिंग इन्वेंट्री है। और यही एंडिंग इन्वेंट्री फिर अगले साल के लिए क्या बन जाएगी, ओपनिंग इन्वेंट्री बन जाएगी। तो ये साइकिल हमारा चलता रहता है। तो बिज़नेस में नॉर्मली ऐसा ही होता है, कोई भी आप बिज़नेस देख लें, एक मैंने आपको कपड़ों की मिसाल दी थी गारमेंट बिज़नेस की, ठीक है। तो कोई भी बिज़नेस आप देखें तो ऐसा ही होता है कि जो एंडिंग इन्वेंट्री बच जाती है वो अगले साल जो है वो फ़रोख्त की जाती है, उसको ज़ाया नहीं किया जाता। तो इन्वेंट्री सिस्टम हमारे पास दो तरह के हैं, परपेचुअल सिस्टम है और पीरियोडिक सिस्टम है। परपेचुअल सिस्टम, नाम परपेचुअल का अगर आप थोड़ा अंडरस्टैंड करें तो परपेचुअल का मतलब होता है, ये परपेचुटी परपेचुअल इसका मतलब होता है मुसलसल या तसलसल के साथ। तो मुसलसल या तसलसल के साथ इसका मतलब है कि ये ऐसा सिस्टम है जिसमें आप साथ साथ जो है वो अपडेट करते रहते हैं अपना अकाउंटिंग रिकॉर्ड जो भी आपकी इन्वेंट्री का है। तो परपेचुअल सिस्टम इन्वेंट्री का क्या होता है कि इसमें साथ साथ अपडेट होता रहता है, यानी जितनी चीज़ें बिक गई हैं फौरी तौर पे अपडेट हो गया, जितनी चीज़ें ख़रीद ली हैं फौरी तौर पे आपने अपना रिकॉर्ड अपडेट कर लिया। तो साथ साथ आप अपना रिकॉर्ड अपडेट करते रहते हैं मुसलसल। तो उसे हम कहते हैं, अगर आप इन्वेंट्री का रिकॉर्ड इस तरह से चला रहे हैं कि जिसमें इन्वेंट्री जो है जब बेची जाती, जब ख़रीदी जाती, उसको फौरी तौर पे जो है वो आप अपडेट कर लेते हैं। जिस दिन ख़रीदी गई उसी दिन अपडेट कर लिया, जिस दिन बेचा है उसी दिन अपडेट कर लिया। तो इसे हम कहते हैं हमारा परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम है। तो परपेचुअल सिस्टम में क्या होता है कि कंटिन्यूअली अपडेट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स फॉर मर्चेंडाइज ट्रांजैक्शन, यानी जैसे मैंने बताया कि जिस दिन आप बेचेंगे आप फौरी तौर पे उसको मेंशन कर देंगे, जिस दिन आप ख़रीदेंगे इजाफी नया माल वो भी आप मेंशन कर देंगे। तो अगर आप अपना निज़ाम इन्वेंट्री का इस तरह से चला रहे हैं तो हम कहेंगे आप परपेचुअल सिस्टम के तहत अपना निज़ाम चला रहे हैं। पीरियोडिक सिस्टम ऑफ इन्वेंट्री रिकॉर्ड, ये क्या होता है, पीरियोडिक में पीरियड से लफ्ज़ निकला है। पीरियड का मतलब होता है मखसूस अरसा।
तो मखसूस अरसे के बाद अगर आप अपने इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स को अपडेट करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपने अपना जो सिस्टम अकाउंटिंग का बनाया हुआ है इन्वेंट्री रिकॉर्डिंग में, उस तरह बनाया हुआ है कि आप महीने बाद जाके जो है ना इन्वेंट्री को अपडेट करते हैं, यानी आपकी ट्रांजेक्शन्स हो रही इन्वेंट्री की, ख़रीदो फरोख्त चल रही है, लेकिन आप उसको अपडेट नहीं करते, आप एक मखसूस अरसे के बाद, जैसे मैंने महीने के बाद कहा, आप उसे अपडेट करते हैं, या 3 महीने के बाद आप अपडेट करते हैं कि 3 महीने बाद जो है वो टोटल आप ट्रांजेक्शन्स देख लेंगे कितनी इन हुई, कितनी आउट हुई इन्वेंट्री, और 3 महीने बाद जो फिर आप जाके उसको अपडेट करते हैं कि अब मेरे पास इतनी इन्वेंट्री पड़ी हुई है और इतनी मैंने 3 मार्केट से में बेच दी है। तो जब आप अकाउंटिंग पीरियड के एंड में जाके अपनी इन्वेंट्री को अपडेट करेंगे तो उसे हम कहेंगे आप ये इन्वेंट्री सिस्टम पीरियोडिक इस्तेमाल कर रहे हैं। तो दोनों अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों जो सिस्टम्स है, परपेचुअल और पीरियोडिक, ये दोनों ही इन्वेंट्री रिकॉर्डिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। डिपेंड करता है अपॉन द बिजनेस नेचर कि आप कौन सा जो है वो सिस्टम यूज़ करना पसंद करते हैं। तो बिज़नेस के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। अगर तो आप जो है वो सेंट्रलाइज सिस्टम चाहते हैं तो फिर परपेचुअल सिस्टम आप यूज़ करें। सेंट्रलाइज में ये होता है कि अगर आपकी बहुत सारे चेन स्टोर्स हैं, बहुत सारी ब्रांचेस हैं और एक ही चीज़ आप मुख्तलिफ ब्रांचेस में बेच रहे हैं और अपने कस्टमर्स को आप फैसिलिटेट भी करते हैं कि आप किसी भी ब्रांच से जाके जो चीज़ चेंज करा सकते हैं, एक्सचेंज करा सकते हैं, तो फिर आपको परपेचुअल सिस्टम यूज़ करना चाहिए ताकि आपको फौरी तौर पे जो लाइव रिकॉर्ड है वो आपके सामने रहे। जैसी कोई चीज़ बिकती फ़ौरन सिस्टम अपडेट हो जाए ताकि आपको पता हो कि कौन सी ब्रांच में कौन सी चीज़ मौजूद है या नहीं है। पीरियोडिक में फिर आपको ज़ाहिर है कि अगर आप प्रोडक्ट सिस्टम चला रहे हैं तो फिर आपको मुश्किल होगी, आपके कस्टमर जो है उसको प्रॉब्लम होगी, आपको नहीं पता होगा कि आपकी दूसरी ब्रांच में जो है वो कितनी चीज़ें इस वक्त पड़ी हुई हैं। तो पीरियोडिक सिस्टम जो है ये पीरियड के एंड पे जाके इन्वेंट्री अपडेट होती है और परपेचुअल सिस्टम में आप फौरी जैसे जैसे ट्रांजेक्शन होती जाती है आप उसे अपडेट करते जाते हैं। ठीक है, तो अब मर्चेंडाइज परचेज़ के हवाले से बात करते हैं, आसान हो जाए उसके बाद इंशाल्लाह हम शुरू करते हैं। ठीक है, तो लेट से एक हमारे पास ट्रांजैक्शन है मर्चेंडाइज परचेज़ के हवाले से, इसको हम देख लेते हैं। एक सैम्पल ट्रांजैक्शन है, लेट से इसको मैं पढ़ रहा हूँ। नवंबर 2 जी मार्ट परचेज $1200 ऑफ मर्चेंडाइज इन्वेंट्री फॉर कैश। अब जी मार्ट कोई बिजनेस है, इन्होंने क्या किया, $1200 की मर्चेंडाइज इन्वेंट्री बाई कर ली है, सामान्य तिजारत इन्होंने ख़रीद ली है, कैश पे ख़रीदा है। अब ज़ाहिर है कि जो मर्चेंडाइज इन्वेंट्री है ये इस बिज़नेस जी मार्ट के लिए एसेट बनेगा, क्योंकि इन्वेंट्री एसेट होता है, स्टॉक एसेट होता है, तो करंट एसेट है हमारा ये। लिहाजा जब आप इसकी एंट्री करेंगे तो बिज़नेस में से ज़ाहिर है कैश जा रहा है तो कैश को क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, और एसेट आप बाय करके लेके आ रहे हैं तो एसेट आपके लिए ज़ाहिर है जब भी इंक्रीज़ होता है बिज़नेस में आ रहा है एसेट इंक्रीज़ होगा तो हम डेबिट करेंगे। डेबिट क्रेडिट रूल्स के मुताबिक हम इसको रिकॉर्ड कर लेंगे। तो एंट्री क्या बनेगी, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री डेबिट, जो कि हमारा एसेट है, और कैश एसेट कम हो रहा है क्योंकि कैश आप पे कर रहे हैं, कैश पे लेके आ रहे हैं, लिहाजा कैश आपका कम हो जाएगा। तो मर्चेंडाइज इन्वेंट्री डेबिट और कैश क्रेडिट। सो एक तो ये हमने एंट्री इसकी पास की, सिंपल एंट्री ख़रीदने की। तो अब ज़रा डिस्काउंट के हवाले से बात कर लेते हैं। ट्रेड डिस्काउंट्स, डिस्काउंट 3 तरह के हम देख सकते हैं। एक तो डिस्काउंट वो होता है जिसे हम कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट को ज़रा समझ लें पहले कि ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है। ट्रेड डिस्काउंट आम तौर पे उस कस्टमर को दिया जाता है जो आपकी जान पहचान में हो, यानी ऐसा कस्टमर जो आपके साथ रेगुलर बेसिस पे ट्रांजैक्शन कर रहा है, डील कर रहा है, तो उसको जो आप डिस्काउंट देते हैं दूसरे कस्टमर्स के निस्बत, उसे हम कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप एक प्रोडक्ट अपनी बेचते हैं ₹100 में और जो कस्टमर आता है आप उसको 100 में बेच रहे हैं, लेकिन एक कस्टमर ऐसा है जो आपसे रेगुलर बेसिस पे वो चीज़ें ख़रीद रहा है या दीगर कोई शॉपिंग कर रहा है और आप उसका रिकॉर्ड करने के लिए उसको थोड़ा सा डिस्काउंट दे देते हैं कि चलें 100 की जगह आप 90 दे दीजिएगा, आप हमारे पुराने कस्टमर हैं। तो ये डिस्काउंट क्या कहलाएगा, ट्रेड डिस्काउंट कहलाएगा। दूसरी इसकी सेंस ये है कि जब बारगेनिंग कोई कस्टमर करता है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कोई चीज़ बेच रहे हैं 100 की और एक कस्टमर आपसे बारगेनिंग करके वो 95 में या 90 में चीज़ ले जाता है, तो उसको भी हम ट्रेड डिस्काउंट का ही नाम देंगे। तो ट्रेड डिस्काउंट ओल्ड रेगुलर कस्टमर को जो डिस्काउंट दिया जाता है उसे ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं, या फिर
जो कस्टमर आपके साथ बार्गेनिंग करता है और बार्गेनिंग के बाद आपसे डिस्काउंट ले लेता है तो वो भी ट्रेड डिस्काउंट कहलाता है। अब एक बात याद रखनी है कि ट्रेड डिस्काउंट को अकाउंटिंग के बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाता। ये बहुत ज़रूरी बात है जिसको आपने याद रखना है। तो ट्रेड डिस्काउंट को अकाउंट्स जो होते हैं, हमारे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स होते हैं, बुक्स होती हैं, उसमें ट्रेड डिस्काउंट को रिकॉर्ड नहीं करते। उसकी रीज़न क्या है? क्योंकि ये डिस्काउंट डील होने से पहले ही आप दे देते हैं। तो डील होने से पहले ही जब आप डिस्काउंट दे देते हैं, डील बाद में होती, तो जो डील की अमाउंट है वही हम रिकॉर्ड करते हैं, ट्रेड डिस्काउंट को हम रिकॉर्ड नहीं करते। तो कभी भी किसी भी लेवल पे याद रखिएगा, जब भी ट्रेड डिस्काउंट की कहीं पे भी बात आए, आप फ्यूचर में अकाउंटिंग पढ़ेंगे, बिजनेस डीलिंग जो है वो आप देखेंगे, तो उसमें ट्रेड डिस्काउंट को कहीं पे भी अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं किया जाता। तो ट्रेड डिस्काउंट जो है, फॉर एग्जांपल उसकी हम एक एग्जांपल भी देख लेते हैं, ठीक है। तो एक एग्जांपल देखिएगा, कह रहा है जी मार्ट ऑफर्स एट 30% ट्रेड डिस्काउंट फॉर ऑर्डर्स ऑफ 1000 यूनिट्स और मोर ऑन इट्स पॉपुलर प्रोडक्ट रेसर। ठीक है, जी मार्ट जो है वो इनकी पॉपुलर प्रोडक्ट है रेसर, लेट से उसके ऊपर ये 30% ट्रेड डिस्काउंट दे रहे हैं और ईच रेसर हैज़ अ लिस्ट प्राइस ऑफ $5.25 और कह रहे हैं कि एक जो प्रोडक्ट है रेसर उसकी प्राइस $5.25 है। तो 1000 यूनिट्स ये से ज़्यादा पे ट्रेड डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो ये बल्क डिस्काउंट भी इस केस में कहलाएगा। बल्क डिस्काउंट कहते हैं या क्वांटिटी डिस्काउंट कहते हैं ऐसे डिस्काउंट को जो बड़ी क्वांटिटी परचेज़ करने पर सेलर ऑफ़र करता है। तो अब आप देखें कि चूँकि ये 30% डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो इसका मतलब अगर 1000 यूनिट्स बेचे जाएं तो एक यूनिट कितने का है? 5.25 का। तो 1000 को 5.25 से मल्टीप्लाई करा लें तो 5250 टोटल अमाउंट बनती है। और जाहिर है कि जब कोई 1000 क्वांटिटी में कोई कस्टमर आपसे लेगा तो इसकी लिस्ट प्राइस तो 5250 है, लेकिन 30% ट्रेड डिस्काउंट आप दे रहे हैं, तो 30% किसका लेना आपने? 5250 का, यानी 5250 मल्टीप्लाई बाई 30 डिवाइड बाई 100, क्योंकि परसेंट है तो 30% का मतलब 30 डिवाइड बाई 100 होता है। तो 5250 मल्टीप्लाई बाई 30 डिवाइड बाई 100 करेंगे तो आंसर आएगा 1575, यानी 1575। ये आप डिस्काउंट दे रहे हैं अपने कस्टमर को, तो इसके बाद आप कितने पैसों में बेचेंगे ये चीज़ डिस्काउंट देने के बाद? 3675। तो ये अब आपकी लिस्ट जो फाइनल प्राइस होगी, इनवॉइस प्राइस, वो बनेगी। तो डिस्काउंट आपने निकाल देना, इसका मतलब कस्टमर आपको ये पे करेगा और आप इस प्राइस में कस्टमर को चीज़ बेचेंगे। तो ये जो ट्रेड डिस्काउंट हुआ है इसको हम अपने अकाउंट की बुक्स में कहीं पे भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे और ना ही हम इसको जो है वो अपने जो आपका जर्नल एंट्री है उसमें शो करेंगे। हम जो इनवॉइस प्राइस जो हमने बेची है, जिस प्राइस पे बेचा है, हम उसको वही प्राइस बताएंगे, ये प्राइस है, और इसी से रिकॉर्ड करेंगे सेल्स को। तो ट्रेड डिस्काउंट की बात आपने समझी और ट्रेड डिस्काउंट आपने देखा। एक और डिस्काउंट होता है जिसको हम कहते हैं कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट जो होता है ना, ये उधार वाली ट्रांजैक्शन के नतीजे में आता है। यानी जब आप उधार पे ट्रांजैक्शंस करते हैं, उधार पे सेल करते हैं अपने कस्टमर को, तो कस्टमर जो है उसको आप कहते हैं कि आप जो है वो लेट से 1 माह का क्रेडिट है, आपने 1 माह के बाद पैसे देने हैं, लेकिन आप जल्दी पैसे लेने के लिए कस्टमर को जो है वो एक डिस्काउंट ऑफ़र करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपका एक कस्टमर है, आपने उसको एक बुक सेल की है, ठीक है, और लेट से वो बुक 1000 रुपीज़ की और आपने उधार पे सेल की है। तो आपने कस्टमर से कहा कि महीने का क्रेडिट है, यानी महीने बाद आप इसके पैसे देंगे। कस्टमर ने अच्छा वो मान लिया कि ठीक है, वो महीने बाद इस किताब के पैसे आपको दे देगा। अब आप उसको थोड़ा इंड्यूस करने के लिए कि वो आपको थोड़ा जल्दी पेमेंट कर दे, आप उसको ये भी साथ कह देते हैं कि देखो यार, महीने बाद तो आपने पैसे दे नहीं देने इस किताब के, लेकिन अगर आप फॉर एग्जांपल 10 दिनों के अंदर अंदर पैसे देंगे ना, तो मैं आपको 5% मज़ीद या 10% मज़ीद रियायत दे दूँगा। अब ये जो बात आपने उससे कही है, ये क्यों कही है? ताकि वो इस बात को सोचे कि उसको डिस्काउंट मिल सकता है अगर वो जल्दी पेमेंट कर दे। तो अगर वो जल्दी पेमेंट कर देता है आपको, लेट से अगर आपने कहा 10 दिन के अंदर अंदर पैसे दे दे तो उसको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो अगर वो जल्दी पेमेंट कर देता है तो आप उसे 5 या 10% डिस्काउंट जो देंगे, उस डिस्काउंट को हम कहेंगे ये कैश डिस्काउंट है, ठीक है। तो कैश डिस्काउंट जो होता है, ये नाम इसका कैश डिस्काउंट है, लेकिन ये उधार वाली ट्रांजैक्शन में सामने आता है कि जब आपका कस्टमर मुकर्रर वक्त से पहले अदायगी कर देता है, जो टाइम आपने उसको बताया था
डिस्काउंट पीरियड जितना आपने उसको बताया था कि अगर 10 दिन के अंदर अंदर पेमेंट करेगा तो उसको जो है वो 5 या 10% डिस्काउंट मज़ीद दे दिया जाएगा। तो अगर वो 10 दिन के अंदर पेमेंट कर देते हैं तो आप उसको 5 या 10% जो भी डिस्काउंट तय हुआ था वो आप उसको दे देते हैं। इसे कहेंगे कैश डिस्काउंट। और ये जो डिस्काउंट होता है ये अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में जो है वो इसको दर्ज किया जाता है और अकाउंट की बुक्स में इसको रिकॉर्ड करते हैं, हम नोट करते हैं, ट्रेड डिस्काउंट को नोट नहीं करते हैं। ठीक है। अब ये एक इनवॉइस का खाका है, यानी इनवॉइस जो रसीद होती है जब आप कोई चीज़ बाय करते हैं, ख़रीदते हैं, तो ये फर्म का नाम है, उनका एड्रेस वगैरह है। ठीक है। और जो चीज़ भी वो बेच रहे हैं उसकी क्वांटिटी, उसकी प्राइस वगैरह लिखी है और ये टोटल लिखा हुआ है। ठीक है। ये आम रसीद है। तो एक सैम्पल रसीद उन्होंने शो की है कि जब आप इनवॉइस इशू करते हैं तो इस तरह की इससे मिलती जुलती इनवॉइस होगी। अच्छा जी, तो परचेज़ डिस्काउंट, जैसे भी मैंने बताया कैश डिस्काउंट वाला कॉन्सेप्ट वो परचेज़ डिस्काउंट में ही आएगा। ठीक है। तो आप अगर अपने कस्टमर को इस बात पे उभारते हैं कि वो जल्दी पेमेंट कर दें मुकर्रर टाइम से पहले, तो हम कहते हैं कि वो कैश डिस्काउंट होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये जो एक आपको ब्रैकेट नज़र आ रही है यहाँ पे, ठीक है, तो लेट्स से कि ये जो रेंज है एक यहाँ से यहाँ तक, ये टोटल टाइम पीरियड है आपकी क्रेडिट का, और डिस्काउंट के लिए आप टाइम थोड़ा रखते हैं। जैसे मैंने बताया 30 डेज़ का अगर आपका जो है वो टोटल क्रेडिट टाइम है और 10 दिन आपने दिए हैं कि 10 दिन के अंदर अंदर अगर पेमेंट होती है डेट ऑफ इनवॉइस से 10 दिन के अंदर अंदर अगर पेमेंट होती है तो आप उसको फर्दर डिस्काउंट देंगे, तो उसको हम कैश डिस्काउंट या परचेज डिस्काउंट कहते हैं। तो और ये जो है बेसिकली जो डिस्काउंट होता है ये हम अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में लिखते भी हैं, शो भी करते हैं। और ये डिस्काउंट जो सेलर है जो डिस्काउंट दे रहा होता है उसके लिए एक्सपेंस होता है, और जो कस्टमर है जो डिस्काउंट वसूल कर रहा है उसके लिए इनकम होगी। अच्छा जी, अब ये टर्म्स ज़रा देख लें। परचेज डिस्काउंट में इस तरह की ना टर्म्स आती हैं, इस तरह से लिखी जाती हैं। अब इसका वही मतलब है, जैसे फॉर एग्जांपल इसको पढ़ना कैसे, जैसे मैंने किताब वाली मिसाल दी आपको कि 1000 रुपये की किताब है, आपने 1 माह का टाइम दिया, तो ये जो 30 होता है ना, n/30, ये 30 मीन्स टोटल क्रेडिट टाइम, जो 1 माह का यानी 30 दिन का टाइम है। और आपने उसे ये भी कहा था कि अगर आप 10 दिन के अंदर अंदर पेमेंट करेंगे तो मैं आपको कुछ % डिस्काउंट दूँगा। तो ये जो 2 लिखा होता है ना, ये डिस्काउंट की परसेंटेज को शो करता है। ठीक है। ये 10 है, ये है डिस्काउंट पीरियड के, इतने दिन के अंदर अंदर अगर आप पेमेंट करेंगे तो आपको इतना डिस्काउंट मिलेगा। तो अब इसको पढ़ना कैसे, पढ़ना ऐसे, लेट से टोटल क्रेडिट टाइम है 30 डेज़ का। ठीक है। और अगर 10 दिन के अंदर पेमेंट की जाएगी कस्टमर की जानिब से तो उस कस्टमर को 2% डिस्काउंट दिया जाएगा। ठीक है। तो इसको इस तरह से रीड करेंगे, टोटल क्रेडिट टाइम 30 डेज़ का है, जबकि 10 दिन के अंदर अंदर अगर कस्टमर पेमेंट करता है तो उसको 2% डिस्काउंट दिया जाएगा। तो बाकी एन से मुराद है कि नेट जो पेमेंट है वो 30 डेज़ के अंदर ड्यू होगी, और अगर वो 10 दिन के बाद पेमेंट करता है 11वें या 12वें दिन तो फिर उसको ये 2% डिस्काउंट नहीं मिलेगा। ठीक है। तो ये परचेज डिस्काउंट, ये कैश डिस्काउंट के अंदर ये इस तरह की टर्म्स लिखी होती हैं। अगर ये टर्म इस तरह से लिखी हो 5/10 n/30, तो इसका मतलब है 30 दिन तो टोटल क्रेडिट टाइम है, 10 दिन के अंदर अंदर अगर कस्टमर आपको पेमेंट करेगा तो 5% उसको डिस्काउंट मिलेगा। अगर इस तरह से लिखा हो 10/15 n/60, तो इसका मतलब 60 टोटल उसका क्रेडिट टाइम है, 15 डेज़ के अंदर अंदर पेमेंट करेगा तो 10% डिस्काउंट मिलेगा, वगैरह वगैरह। तो ये डिस्काउंट टर्म इस तरह से नॉर्मली लिखी जाती हैं। तो जब आप इसको देखेंगे तो आप समझ जाएं कि ये टोटल क्रेडिट टाइम है, जबकि ये पेमेंट है कि कितने दिन के अंदर अंदर आप पेमेंट करेंगे, 10 डेज़ के अंदर अंदर डिस्काउंट पीरियड है, और ये जो डिस्काउंट परसेंटेज है वो है। अच्छा, अब यही जो डिस्काउंट टर्म अभी हमने डिस्कस की, इसको हम ज़रा अंडरस्टैंड करते हैं और देखते हैं कि हम किस तरह से इसको रिकॉर्ड करेंगे। तो लेट्स से वही ट्रांजैक्शन है नवंबर 2 वाली के, जी मार्ट ने परचेसिंग की है $1200 की मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ऑन अकाउंट। ऑन अकाउंट का मतलब उधार पे परचेसिंग कर रहा है। पहले यही ट्रांजैक्शन हमने कैश पे देखी थी, तो और ये अब हम डिस्काउंट पे देख रहे हैं। ठीक है। तो लेट्स से जी मार्ट ने 1200 की इन्वेंट्री ख़रीदी है और उधार पे ख़रीदी है। अब ज़ाहिर उधार पे ख़रीदी है, कैश तो नहीं किया होगा ना। तो कैश जब नहीं किया तो इसका मतलब है कि जिस पार्टी से आप उधार पे ख़रीद के लाए हैं आपने उसको पैसे देने हैं, तो वो पार्टी जिससे आप उधार पे ख़रीद के लाए हैं वो आपके लिए लायबिलिटी बनेगी, अकाउंट्स पेबल बनेंगे आपके, क्योंकि अकाउंट्स पेबल हमने बना था कि बिज़नेस की वो लायबिलिटीज़ हैं जिनसे बिज़नेस उधार पे चीज़ें ख़रीद लाता है और उनको पैसे देने होते हैं। तो
अब लेट से जी मार्ट ने 1200 की परचेजिंग की उधार पे और क्रेडिट टर्म्स कितनी 2/10 9/30, इसका मतलब 30 दिन के अंदर अंदर जी मार्ट ने पेमेंट करनी है लाजमी। और अगर जी मार्ट 10 दिन के अंदर अंदर पेमेंट करता है तो जी मार्ट को 2% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये टर्म्स हो गई। अब जाहिर है कि इन टर्म्स का अभी कोई इस्तेमाल नहीं, उसकी वजह ये क्योंकि ये टर्म्स उस वक्त एप्लीकेबल होंगी जब जी मार्ट पेमेंट कर रहा होगा। ठीक है, तो अभी तो परचेजिंग हुई है ना खाली, अभी तो माल ख़रीदा है आपने उधार पे, तो सिर्फ आप माल ख़रीदने के तो अगर 10 दिन के अंदर अंदर पेमेंट कर देता है जी मार्ट तो जी मार्ट को डिस्काउंट मिल जाएगा। और अगर 10 दिन के अंदर अंदर पेमेंट नहीं करेगा तो जी मार्ट को डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो चूँकि अभी सिर्फ जी मार्ट ने परचेजिंग की है 1200 की, अभी सिर्फ उधार पे चीज़ें ख़रीदी हैं, तो सिर्फ अभी हमने परचेज़ को रिकॉर्ड करना है जो चीज़ें ख़रीदी हैं। तो जब जी मार्ट पेमेंट कर रहा होगा ना, उस वक्त आपने देखना है कि वो पेमेंट 10 दिन के अंदर कर रहा है बाद में, उस टाइम फिर हम डिस्काउंट को देखेंगे और रिकॉर्ड करेंगे। तो अभी हमने डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं करना, अभी सिर्फ परचेज़ हुई है उधार पे तो सिर्फ आप उसको रिकॉर्ड करेंगे। तो अब देखिए परचेजिंग की एंट्री क्या होगी। ज़ाहिर है मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ख़रीद रहे हैं तो जी मार्ट की मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एसेट बनेगा। और चूंकि उधार पे ख़रीदा है, कैश तो गया नहीं है, लिहाजा जिससे उधार पे ख़रीदा है उसको पैसे भी देने, तो वो क्या कहलाएगा, अकाउंट्स पेबल लायबिलिटी। तो लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट करते हैं, इसलिए हमने क्रेडिट किया अकाउंट्स पेबल को। और मर्चेंडाइज इन्वेंट्री आपका एसेट है, इसको हम एसेट बढ़ता है तो डेबिट करते हैं, तो एंट्री होगी मर्चेंडाइज इन्वेंट्री डेबिट, अकाउंट्स पेबल क्रेडिट। डिस्काउंट टर्म्स अभी हमने यहाँ पे यूज़ नहीं करनी, क्यों, क्योंकि डिस्काउंट टर्म का कॉन्सेप्ट कैलकुलेशन उस वक्त आती है जब सी मार्ट पेमेंट कर रहा होगा। तो हमने देखना पेमेंट कब कर रहा है, 10 दिन के अंदर अंदर कर रहा है कि 10 दिन के बाद। 10 दिन के बाद अगर पेमेंट हो रही होगी तो फिर कोई डिस्काउंट नहीं होगा, 10 दिन के अंदर अंदर पेमेंट होगी फिर डिस्काउंट होगा, क्योंकि ये टर्म्स आपको बता रही हैं कि 10 दिन के अंदर अंदर पेमेंट पर डिस्काउंट है। तो अब देखते हैं मज़ीद। अब देखें नवंबर 12, ठीक है, 2 नवंबर को ट्रांजैक्शन हुई थी ना, मैं बैक करता हूँ, ये देखें 2 नवंबर को ट्रांजैक्शन की थी, 10 दिन का टाइम था। और अब आप ट्रांजैक्शन हो रही है नवंबर 12 को। तो वो कह रहा है जी मार्ट पेड द अमाउंट ड्यू ऑन द परचेज ऑफ नवंबर 2, यानी नवंबर 2 को जो परचेजिंग की थी उसकी पेमेंट अब जी मार्ट कर रहा है। अब आपने अंदाज़ा लगाना है कि कितने दिन हुए, तो 10वां दिन है ना ये आपका, 2 नवंबर से 12 नवंबर, तो 10th डे पे वो जी मार्ट पेमेंट कर रहा है। तो अब आपको पता है डिस्काउंट टर्म्स में क्या था कि अगर 10 दिन के अंदर अंदर पेमेंट होगी तो डिस्काउंट मिलेगा। तो अब ज़ाहिर है 10वें दिन ही पेमेंट कर रहा है तो डिस्काउंट तो फिर मिलेगा ना। अब कितना डिस्काउंट मिलेगा ये देखें। अकाउंट्स पेबल ज़ाहिर है कि आपके डेबिट हो जाएंगे, लायबिलिटी ख़त्म, क्योंकि आप पेमेंट कर रहे हैं उसको। अब लायबिलिटी 1200 से क्यों ख़त्म होगी, क्योंकि देखें हमने जो परचेजिंग की थी 1200 की थी, ठीक है, और उसने कहा था कि अगर आप 10 दिन के अंदर अंदर पेमेंट करते हैं तो हम आपको 2% डिस्काउंट देंगे। तो बात ये है कि लायबिलिटी तो 1200 से थी, और अब पेमेंट जब आप करेंगे तो आपकी पूरी लायबिलिटी क्या हो जाएगी, ख़त्म। क्यों, क्योंकि आपके अकाउंट्स पेबल जो हैं, जो आपके क्रेडिटर्स हैं, उन्होंने ख़ुद आपसे कहा था कि अगर आप पेमेंट कर देंगे तो हम आपको डिस्काउंट देंगे और हमारी आपकी जो लायबिलिटी सेटल हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि अकाउंट्स पेबल तो आपके डेबिट हो जाएंगे। अब डिस्काउंट कैलकुलेशन कैसे करनी है, देखें डिस्काउंट कैलकुलेशन आपने ऐसे करनी है कि टोटल आपको पता है 1200 की अमाउंट थी, ठीक है, और 10वें दिन आप पेमेंट कर रहे हैं तो कितने परसेंट डिस्काउंट है, 2%। तो आपने क्या करना है, 1200 का 2% कैलकुलेट कर लेना है। 1200 का 2% कैसे कैलकुलेट करेंगे, 1200 मल्टीप्लाई 2%, यानी 2 डिवाइडेड बाय 100। तो 1200 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाय 100 करेंगे तो आंसर आएगा 24। तो इसका मतलब 24 रुपये आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, यानी आपके जो क्रेडिटर्स हैं वो आपको 24 रुपये डिस्काउंट देंगे। और ये 24 रुपये डिस्काउंट ज़ाहिर है जी मार्ट को मिल रहा है, तो जी मार्ट की क्या होगी, इनकम जब बढ़ती है तो क्या करते हैं, क्रेडिट। तो यहाँ पे देखें 24 को इन्होंने क्रेडिट किया है, यहाँ पे आप पूरा लिखते हैं डिस्काउंट ऑन मर्चेंडाइज इन्वेंट्री रिसीव्ड, ठीक है, ये सिर्फ इन्होंने शॉर्ट करके लिखा हुआ है। आप लिख सकते हैं डिस्काउंट ऑन मर्चेंडाइज इन्वेंट्री रिसीव्ड, ये आपकी इनकम है, 24 से आप इसको क्रेडिट करेंगे। और जाहिर है कि आपके जो क्रेडिटर्स हैं उन्होंने खुद आपको 24 रुपये डिस्काउंट दिए, छोड़ दिए पैसे, तो अब आप कितनी पेमेंट कर रहे होंगे अपने अकाउंट्स पेबल को, 1200 में से 24 निकाल दें, 1176 रुपये आप उसको पेमेंट करेंगे और 24 रुपये आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो इस तरह से डिस्काउंट जो मिलता है उसको आपने रिकॉर्ड करना है, ये आपकी इनकम है, क्योंकि आपने जो डिस्काउंट अर्न किया है विद इन 10 डेज पेमेंट करके, तो डिस्काउंट जो अर्न किया जाएगा वो आपकी इनकम बनेगी बिजनेस की, उसको आप क्रेडिट करेंगे, ठीक है जी। और अगर ये नवंबर 13 पे पेमेंट करता तो फिर कोई डिस्काउंट कैलकुलेट नहीं करना था, फिर पेमेंट की एंट्री क्या होनी थी, अकाउंट पेबल डेबिट कैश क्रेडिट पूरे 1200 से, ठीक है।
अब कैश 1176 से क्रेडिट हो रहा है, और अगर 12 के बाद पेमेंट होती तो फिर आपने पूरे 1200 से कैश को क्रेडिट करना था, आपको कोई डिस्काउंट नहीं मिलना था। तो आप देखें जो कैश डिस्काउंट है इसको हमने रिकॉर्ड भी किया, जर्नल एंट्री में अपीयर हो गया। ये ट्रेड डिस्काउंट अपीयर नहीं होता, ठीक है। अच्छा जी, और ये जस्ट लाइक इसके लेजर हैं। लेजर में अगर आप पोस्ट करना चाहें तो कैसे नज़र आएंगी, तो आप देखिए मर्चेंडाइज इन्वेंट्री 1200 के लिए डिस्काउंट 24 मिल गया और बैलेंस ये रहा, ठीक है। और अकाउंट्स पेबल ज़ाहिर है 1200 के थे और पेमेंट आपने 1200 की कर दी, तो ये अकाउंट वैसे ही क्लोज हो गया। तो अकाउंट की इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं, बस जनरल एंट्री आपने याद रखनी है इसमें कि जनरल एंट्रीज की क्या बनेगी। अब बात कर लें ज़रा परचेज़ रिटर्न और अलाउंसेस के हवाले से। देखिए परचेज़ रिटर्न से क्या मुराद है। परचेज़ रिटर्न का मतलब होता है जो चीज़ें आप ख़रीद के लाए थे, अगर वो चीज़ें आपको पसंद नहीं आई, जो परचेज़ आप करके लाए थे, अगर वो परचेज़ आपको पसंद नहीं आई या डिफेक्टिव निकल आई हैं या अकॉर्डिंग टू डिस्क्रिप्शन नहीं है, अकॉर्डिंग टू सैम्पल नहीं है, और आप समझते हैं कि जो चीज़ें आपको मिली हैं ये ठीक नहीं है, तो आप इसे अपने सप्लायर को रिटर्न कर सकते हैं। उसे कहते हैं परचेज़ रिटर्न। जैसे जी मार्ट अगर कोई इन्वेंट्री ख़रीद के लाया है, उसमें से कुछ वैल्यू की इन्वेंट्री ख़राब निकल आती है, डिफेक्टिव निकल आती है, तो ज़ाहिर है जी मार्ट उसको वापस रिटर्न करेगा। हम भी ऐसे ही करते हैं, हम जब कोई चीज़ ख़रीद के लाते हैं तो आप देखें अगर कोई चीज़ ख़राब निकल आए तो हम क्या करते हैं, वापस ले जाते हैं और रिटर्न करवा के दूसरी चीज़ ले आते हैं। तो इसी तरह परचेज़ रिटर्न के अलाउंस से मुराद है कि जब आप कोई चीज़ ख़रीद के लाते हैं और वो आपके अकॉर्डिंग टू डिस्क्रिप्शन, सैम्पल या क्वालिटी में जो है वो ठीक नहीं निकलती, तो आप उसको रिटर्न कर देते हैं अपने सप्लायर को, उसे कहते हैं परचेज़ रिटर्न, ठीक है। सो परचेज़ रिटर्न मींस जो माल, जो मर्चेंडाइज परचेज़र ने सप्लायर को वापस किया हो वो परचेज़ रिटर्न कहलाता है। परचेज़ अलाउंस क्या है कि अगर आपका जो फॉर एग्जांपल कोई सप्लायर है, आप उसे बताते हैं कि ये चीज़ क्वालिटी में ठीक नहीं है और वो अगर आपको उस चीज़ के ऊपर कुछ पैसे छोड़ दे, रियायत दे दे, तो हम कहेंगे परचेज़ अलाउंस है, ठीक है। यानी फॉर एग्जांपल आप अगर फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट ख़रीद के लाए हैं 10 यूनिट और 1 यूनिट 20 रुपए का आप ख़रीद के लाए हैं, ठीक है, उनमें से 2 यूनिट ख़राब निकल आते हैं, तो अगर आपका सप्लायर कहता है चलो ठीक है ये ख़राब निकल आए, तो आपको मैं ये 20 रुपए की नहीं लगाता, 10 रुपए की लगा देता हूँ, 10 रुपए छोड़ दिए, तो उसे हम कहेंगे परचेज़ अलाउंस है, ठीक हो गया। अच्छा जी, तो अब ज़रा परचेज़ रिटर्न की एंट्री देख लें क्या होगी। लेट से 15 नवंबर पर वही जी मार्ट जो भी हम एग्जांपल में देख रहे हैं, यही जी मार्ट जो है ये इशू करता है $300 का डेबिट मेमोरेंडम। अच्छा, डेबिट मेमोरेंडम क्या होता है, इसको भी ज़रा समझ लें। डेबिट मेमोरेंडम का मतलब होता है कि ये एक डेबिट नोट होता है जो इशू किया जाता है बायर की तरफ से। बायर इशू क्यों करता है, क्योंकि बायर ये बताता है अपने सप्लायर को इस नोट में कि भाई देखें आपसे जो मैंने चीज़ें ख़रीदी थी उसमें इतनी चीज़ें जो हैं वो ख़राब हैं और लिहाजा मैं इतनी अमाउंट से अब आपको पैसे नहीं दूंगा क्योंकि ये चीज़ें ख़राब हैं, आप बेशक इसको वापस ले लें। तो जिस नोट में या जिस आप समझ लें कोई स्टेटमेंट में या जिस जो है वो किसी नोटिस में ये बातें दर्ज होती हैं कि जिसमें चीज़ों की ख़राबी का जिक्र हो रहा हो, सप्लायर को बताया जा रहा हो कि चीज़ें ख़राब हैं, तो उस नोटिस को हम कहते हैं ये डेबिट नोट है या डेबिट मेमोरेंडम है, ठीक है। तो अब जी मार्ट ने डेबिट मेमोरेंडम इशू किया, यानी एक नोटिस इशू किया जिसमें उसने बताया टी रेक्स, लेट से टी रेक्स से चीज़ें ख़रीदी थी, ठीक है, उसने उसको बताया जी कि ये जो चीज़ें मैं आपसे लेके आया हूँ ना ये $300 की, ये सही नहीं निकली। तो अब ज़ाहिर है परचेज़ रिटर्न हो रही है, तो अब आप एंट्री क्या करेंगे। ज़ाहिर है कि जब आपने उधार पे चीज़ें ख़रीदी थी तो आपने एंट्री क्या की थी, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री को डेबिट किया था और आपने क्रेडिट किया था अकाउंट्स पेबल को, यानी जिसको पैसा देना है। अब आपने 300 का डेबिट मेमोरेंडम इशू किया, इसका मतलब आपने नोटिफाई किया अपने सप्लायर को कि भाई इसमें $300 की चीज़ें ठीक नहीं हैं, जो $1500 की आप लेके गए थे, सॉरी $1200 की आपने टोटल ख़रीदी थी, उसमें से $300 की चीज़ें सही नहीं हैं। तो अब आप इसको क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे ना। तो जब आप रिटर्न करेंगे तो एंट्री क्या होगी, रिवर्स, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री को क्रेडिट किया जाएगा और अकाउंट्स पेबल चूँकि लाइबिलिटी थी आपकी, आपने पे करना था, लेकिन अब $300 से आप चीज़ें रिटर्न कर रहे हो ना, तब आपकी लाइबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लाइबिलिटी जब कम होती तो क्या करते हैं, डेबिट। तो एंट्री क्या बनेगी आपकी, अकाउंट्स पेबल डेबिट, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री क्रेडिट। जब आपने ख़रीदी थी तब एंट्री क्या की थी आपने, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री डेबिट और अकाउंट्स पेबल क्रेडिट, ये उस वक्त की एंट्री थी। और अब आप चीज़ें वापस कर रहे हो, ठीक है, तो अब एंट्री क्या होगी आपकी,
उल्टी हो जाएगी एंट्री, रिवर्स कर देंगे अकाउंट्स पेबल डेबिट और मर्चेंडाइज इन्वेंट्री को क्रेडिट 300 से कि आप ये वापस कर रहे हो, तो परचेज रिटर्न की एंट्री आपने पास करनी है। ओके, परचेज रिटर्न और अलाउंसेस में हम देखते हैं एक और इस तरह की एग्जांपल है, उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। और इसमें भी एग्जांपल है ताकि हम देख लें तीनों चीज़ों को, डिस्काउंट वाली बात को भी, परचेज रिटर्न को भी और एंट्री को भी। ओके, सो लेट्स से जी मार्ट ने $1000 की चीज़ें ख़रीदी हैं जून 1 पे विद टर्म्स ऑफ 210 N60। N60 का मतलब 60 डेज़ का टोटल टाइम है, और अगर 10 दिन के अंदर अंदर जी मार्ट पेमेंट करेगा तो 2% डिस्काउंट मिल जाएगा 1000 वाली चीज़ों के ऊपर, ठीक है। 2 दिन बाद जी मार्ट रिटर्न्स $100 ऑफ गुड्स बिफोर पेइंग द इनवॉइस। कह रहे 2 दिन बाद जी मार्ट को पता लगा कि वो जो $1000 की चीज़ें ख़रीद के ला रहा है इसमें जो है ना कुछ चीज़ें ख़राब भी हैं, तो उसने क्या किया, $100 की चीज़ जो ख़राब थी उसने रिटर्न कर दी पेमेंट करने से पहले, ठीक है। तो पहली बात तो ये कि जब चीज़ें ख़रीद के लाया था तो उस वक्त एंट्री क्या होगी, टर्म्स पे ख़रीदी थी ना, डिस्काउंट टर्म्स पे, तो जब ये पे करेगा तब आपने डिस्काउंट टर्म्स को देखना है, अभी तो आपने सिर्फ परचेज रिकॉर्ड करनी है, ठीक है। तो $1000 की परचेज है तो एंट्री क्या होगी, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री डेबिट अकाउंट्स पेबल क्रेडिट 1000 से, ठीक हो गया, क्योंकि उधार पे ख़रीदी है, कहीं कैश का नाम तो नहीं है। तो जून 1 पे एंट्री क्या करेंगे आप, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री डेबिट अकाउंट्स पेबल क्रेडिट 1000 से। उसके बाद क्या हुआ, वो बता रहा है कि 2 दिन बाद ही जी मार्ट ने $100 की चीज़ें वापस कर दी हैं, परचेज रिटर्न हो रही है ना, तो इस एंट्री को रिवर्स कर दें, यानी अकाउंट्स पेबल डेबिट मर्चेंडाइज इन्वेंट्री क्रेडिट कितने से, 100 से। तो अब कितना बैलेंस रह गया, 900 रह गया ना, 1000 की चीज़ें थी, 100 तो आप वापस कर चुके हो, तो आपने अब 900 रुपये देना है ना अपने सप्लायर को। तो अब क्या हुआ कि व्हेन जी मार्ट लेटर पेज ऑन जून 11, अब पेमेंट कब हो रही है, जून 11 पे, ठीक है। तो अब आप देखो कि जून 11 पे जब पेमेंट आप कर रहे पूरे 10 दिन अभी गुजरे नहीं है, क्योंकि 2 दिन बाद उसने रिटर्न की थी ना, तो जब चीज़ें रिटर्न होती है ना उसके बाद से डेट शुरू हो जानी है, क्योंकि अगर आप रिटर्न नहीं करेंगे तो डेट जून 1 से ही शुरू है। अब आपने 2 दिन बाद रिटर्न कर दी, यानी चीज़ फाइनल कर ली कि भाई $100 की मुझे नहीं चाहिए, ये आप वापस ले लें, तो इसका मतलब अब आपका जो है वो 3 जून से स्टार्ट हो गया टाइम, ठीक है। तो आपने 11 जून को पेमेंट की, यानी 8 दिनों बाद आपने पेमेंट कर दी है, तो अब ज़ाहिर है 10 दिन के अंदर अंदर पेमेंट बनती है, तो डिस्काउंट तो मिलेगा 2%, ठीक है। तो जून 11 पे पेमेंट किया और 2% डिस्काउंट भी ले लिया 900 के ऊपर। तो डिस्काउंट कैसे निकालेंगे, 900 का 2% ले लें, यानी 900 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइड बाय 100, तो ये बनेगा 18 रुपये। तो अब आप एंट्री क्या करेंगे, जाहिर है कैश आप कितना पे कर रहे हैं, 900 की जगह 882 पे करेंगे ना, क्योंकि 18 आपको डिस्काउंट मिल रहा है। और इसे आप क्या लिखेंगे, डिस्काउंट ऑन मर्चेंडाइज इन्वेंट्री रिसीव्ड, यानी जो इन्वेंट्रीज के ऊपर जो आपको डिस्काउंट मिला है, कैश डिस्काउंट 2%, वो 18 रुपये से हम क्रेडिट कर देंगे। कैश कितना जा रहा है, ज़ाहिर 900 देना था, 18 डिस्काउंट आ गया तो 882 कैश जा रहा है। और अकाउंट्स पेबल जो आपकी लायबिलिटी थी 900 से, वो आप क्या कर देंगे, डेबिट, क्योंकि 1000 की चीज़ें थी, 100 वापस कर दिए, 900 बकाया देना था, तो 900 से आपकी लायबिलिटी ख़त्म होगी, 882 कैश जाएगा और 18 से आपका डिस्काउंट ऑन मर्चेंडाइज इन्वेंट्री क्रेडिट किया जाएगा, ठीक है। तो ये वही एंट्री जो अभी हम पहले देख चुके हैं, उसी का एक लमसम एक सवाल था। अच्छा जी, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और ओनरशिप ट्रांसफ़र, अब ये क्या है, सिंपल याद रखें कि ज़ाहिर है कि जब सामान की तरसील की जाती है, सामान भेजा जाता है, तो उसको ज़ाहिर है आप उसके ऊपर भी पैसे लगते हैं आपके, आप पे करते हैं। तो जो शिपिंग पॉइंट है, शिपिंग पॉइंट से मुराद है कि जहाँ से माल रवाना होता है, लेट से चाइना से अगर आप मंगवा रहे हैं तो चाइना का जो पोर्ट है वो शिपिंग पॉइंट होगा, और वहाँ से सामान जो है वो आएगा कैरियर अब गाड़ी भी हो सकती है, कैरियर जो है वो एयरप्लेन भी हो सकता है, कैरियर आपका शिप भी हो सकता है। तो जो भी मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट होगा वो कैरियर कहलाएगा, और वो कैरियर आपकी डेस्टिनेशन जो मंजिल है जहाँ पे आपने मंगवाया वहाँ तक सामान पहुँचाएगा। तो अब ज़ाहिर है कि जो ओनरशिप होती है, जो ट्रांसफ़र होती है, FOB, ये FOB असल में टर्म्स होती हैं, इनको टर्म्स कहलाती हैं ये, ठीक है। तो फ्री ऑन बोर्ड, तो ये हम बाद में जाके पढ़ेंगे, अभी इसको हम नहीं डिस्कस कर रहे। FOB शिपिंग पॉइंट, FOB डेस्टिनेशन, तो अगर डेस्टिनेशन तक का है तो ओनरशिप ट्रांसफ़र हो जाती है जब बाहर को गुड्स ट्रांसफ़र की जाती हैं, ठीक है। और अगर शिपिंग पॉइंट का है तो फिर कैरियर जो है उसके पास ओनरशिप होती है, और फिर जब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो बाहर पे करता है, और इस केस में डेस्टिनेशन में सेलर पे करता है। तो बहरहाल ये अलग से एक टॉपिक है, डिफरेंट टॉपिक है, तो इसको हम बाद में देखेंगे
अभी फ़िलहाल जो हमारा मर्चेंडाइज का काम चल रहा है हम उसको देख लेते हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल अब चूँकि कॉस्ट है उसके हवाले से हम बात करते हैं, कॉस्ट को मर्चेंडाइज से रिलेटेड कैसे रिकॉर्ड करना है। तो लेट्स से जी-मार्ट ने कुछ चीज़ें ख़रीदी हैं ऑन टर्म्स ऑफ FOB शिपिंग पॉइंट, द ट्रांसपोर्टेशन चार्ज इज़ 75। ज़ाहिर है $75 का ट्रांसपोर्टेशन का ख़र्चा है, तो अब ये जी-मार्ट को अदा करना है तो जी-मार्ट के लिए एक्सपेंस होगा ना, तो जो इन्वेंट्री के ऊपर आ रहा है तो एक्सपेंस ऑन मर्चेंडाइज इन्वेंट्री डेबिट 75 से, और कैश पे कर रहा है तो कैश क्रेडिट 75 से। तो सिंपल एंट्री है, एक्सपेंस डेबिट करना है जो आपका मर्चेंडाइज इन्वेंट्री के ऊपर आ रहा है, और कैश आपका पे हो रहा है तो आप कैश को क्रेडिट करेंगे। तो सिंपल इसमें एंट्री आप पास करेंगे। अच्छा जी, अब अकाउंटिंग कैसे करनी है, यानी आइटमाइज कॉस्ट ऑफ मर्चेंडाइज परचेज कैसे आप रिकॉर्ड करेंगे, इसको भी हम ज़रा देख लेते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि इनवॉइस कॉस्ट ऑफ मर्चेंडाइज परचेज, लेट्स एक फर्जी रकम है, उसमें जितने भी आपके डिस्काउंट रिसीव हुए हैं वो आप लेस करते हैं, कोई रिटर्न किए हैं वो भी लेस करते हैं, कॉस्ट जो आपने ट्रांसपोर्टेशन की पे की उसको ऐड कर दें, तो फाइनल आपके पास मर्चेंडाइज नेट आ जाएगी। ठीक है, तो जैसे भी आपने देखा कि परचेज़ रिटर्न भी हो जाती हैं, परचेज़ अलाउंस भी मिल जाते हैं, डिस्काउंट जो है वो भी मिल जाता है, तो जो परचेज़ रिटर्न आपने किए हैं वो भी आप टोटल परचेज़ में से लेस करेंगे, जो आपको डिस्काउंट मिला है परचेज़ के ऊपर उसको भी आप परचेज़ में से लेस करेंगे, और अगर कोई परचेज़ के ऊपर आपने अपने परचेज़ मंगवाने पर जो ख़र्चा किया होगा, कैरियर को जो किराया दिया होगा, उसको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को आप क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो इस तरह आपकी टोटल परचेज़ जो है वो आ जाएगी। अब सेल्स के हवाले से अगर हम बात करें तो सेल में मैंने जैसे पहले बताया कि जैसे परचेज़ का हिसाब तो वैसे ही सेल का है कि अगर आपने कोई सेल की है और आपका कस्टमर आपको वापस कर देता है, यानी सेल रिटर्न हो जाती है, तो वो सेल में से लेस कर देनी है। इसी तरह अगर आप सेल के ऊपर कोई अलाउंस दे देते हैं अपने कस्टमर को, उसको भी लेस कर देना है, तो नेट सेल आ जाएगी। नेट सेल में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल देंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। तो ये सिंपल सेल से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है। इस तरह परचेज़ में परचेज़ रिटर्न लेस होती है, परचेज डिस्काउंट लेस होता है, इसी तरह सेल में से भी सेल रिटर्न लेस होती है, सेल डिस्काउंट लेस हो जाता है। तो सेल में से सेल डिस्काउंट, सेल रिटर्न लेस करने के बाद नेट सेल आती है, उसमें से कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करते हैं तो ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाता है। अच्छा जी, अब ज़रा सेल्स ऑफ मर्चेंडाइज के हवाले से देख लें कि आपने जो है वो किस तरह से इसको रिकॉर्ड करना है। तो नॉर्मली ये होता है कि जब आप चीज़ें बेचते हैं, जब कोई सेलर चीज़ें बेचता है तो एक तो हमें पैसा आ रहा होता है, ठीक है, और हम उसको रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। दूसरा, हम जो कॉस्ट ऑफ मर्चेंडाइज है, जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, उसको भी साथ साथ रिकग्नाइज करते हैं। यानी जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई चीज़ बेची है, आपने 100 की बेची है और वो 80 में आप लेके आए, तो 100 को भी आप रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, जो 80 कॉस्ट है उसको भी आप देख रहे होते हैं, और फिर इन दोनों का डिफरेंस लेकर, यानी ये रेवेन्यू और कॉस्ट का डिफरेंस लेके आप ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो लेट्स से कि एक ट्रांजेक्शन है सैम्पल नवंबर 3 के ऊपर। लेट्स से जी मार्ट ने $2400 की चीज़ें बेची हैं, ठीक है, उधार पे। जी मार्ट ने $2400 की चीज़ें बेच दी उधार पे। द मर्चेंडाइज एज द कॉस्ट बेसिस टू जी मार्ट $1600। कह रहे हैं ये जो चीज़ें बेची ना जी मार्ट ने 2400 की, ये असल में 1600 की ख़रीद के लाया था। तो अब आप खुद सोच लें कि 2400 की चीज़ बेच रहा है, 1600 की ख़रीदी थी इन्होंने, तो 800 का प्रॉफिट हो रहा है ना, क्योंकि 2400 में आप बेच रहे हैं, लेके आप 1600 में आए थे। तो आप इसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे? सबसे पहले तो आप सेल रिकॉर्ड करें जो 2400 की आप बेच रहे हैं उधार पे। तो जब आप उधार पे चीज़ें बेचते हैं तो जिन लोगों से पैसा लेना होता है उनको आप अकाउंट रिसीवेबल कहते हैं। तो अकाउंट रिसीवेबल आपके एसेट होते हैं, एसेट जब भी बढ़ते हैं आप क्या करते हैं, डेबिट। लिहाजा आपने अकाउंट रिसीवेबल को डेबिट किया और सेल्स को, सेल्स आपकी इनकम, इनकम बढ़ेगी तो क्रेडिट, तो सेल्स को आप क्या करेंगे, क्रेडिट। तो एंट्री बनेगी अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, सेल्स क्रेडिट 2400 से, क्योंकि 2400 की सेल की है आपने। और फिर इसके बाद जो कॉस्ट वाली पॉइंट है इसको हमने रिकॉर्ड करना है। कॉस्ट कैसे रिकॉर्ड करेंगे? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एक्सपेंस है आपका, डेबिट करेंगे और मर्चेंडाइज इन्वेंट्री क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि जो इन्वेंट्री आपने बेची है वो आपके पास से चली गई है, इन्वेंट्री कम हो रही तो क्रेडिट, और उसकी जो कॉस्ट है वो डेबिट, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री क्रेडिट 1600 से। ये कॉस्ट को रिकॉर्ड करने की एंट्री है, ये सेल को रिकॉर्ड करने की एंट्री है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको रिकॉर्ड कर देंगे। अब सेल डिस्काउंट उसी तरह जिस तरह परचेज डिस्काउंट था ना, कैश डिस्काउंट, ये भी सेल्स कैश डिस्काउंट है कि लेट से अगर आपने अपने कस्टमर को चीज़ें बेची हैं और आप उसको कह देते हैं कि 10 दिनों के अंदर अंदर या 15 दिनों के अंदर अंदर पैसे दोगे तो तुम्हें इतना डिस्काउंट हम दे देंगे। तो अगर वो उन डेज़ के अंदर अंदर पेमेंट करता है आपको,
तो आप उसको डिस्काउंट दे सकते हैं। तो ये सेल्स डिस्काउंट कहलाता है। अब इससे रिलेटेड एक सिंपल एक एग्जांपल भी है, उसको भी देख लें, ठीक है। तो लेट्स से सेल्स डिस्काउंट में जी मार्ट ने कंप्लीट किया है $1000 क्रेडिट सेल विद टर्म्स 2/10 n/60। लेट्स से जी मार्ट ने चीज़ें बेची हैं $1000 की उधार पे और 2/10 n/60 पे बेची हैं, यानी 60 दिन का टाइम है और 10 दिन के अंदर अंदर अगर पेमेंट होगी आपके कस्टमर की तरफ से तो 2% जी मार्ट उनको डिस्काउंट ऑफर करेगा, दे देगा। तो ये जो डिस्काउंट जी मार्ट देगा ये अब जी मार्ट के लिए एक्सपेंस बनेगा, क्योंकि डिस्काउंट, ठीक है। तो जी मार्ट जब डिस्काउंट देगा ये 2% अपने कस्टमर को, तो जी मार्ट के लिए डिस्काउंट देना जी मार्ट के लिए एक्सपेंस होगा, क्योंकि ये ऑफ़र जी मार्ट कर रहा है, एक्सपेंस होगा। जब जी मार्ट को डिस्काउंट मिला था तो हमने कहा था जी मार्ट की इनकम है, ठीक है, क्योंकि उसको मिल रहा है। अब जी मार्ट अपने कस्टमर को दे रहा है, अगर वो जल्दी पेमेंट करता है तो जी मार्ट के लिए एक्सपेंस होगा, एक्सपेंस बढ़ता है तो क्या करते हैं, डेबिट। तो यहाँ पे देखिए 1000 की उसने सेल की है इन टर्म्स के ऊपर, तो ज़ाहिर है ये टर्म्स तो उस वक्त ही आप कैलकुलेट करेंगे जब वो आपका कस्टमर आपको पेमेंट कर रहा होगा। तो अभी तो सिर्फ आपने सेल किया, तो सेल को रिकॉर्ड करने के लिए क्या एंट्री होगी, उधार पे सेल कर रहे हैं जिससे पैसा लेना वो अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, सेल क्रेडिट 1000 से, ठीक है। और लेट्स से द अकाउंट वाज पेड इन फुल विद इन द 60 डे पीरियड। लेट्स से अगर 60 दिन के अंदर पेमेंट होती है तो फिर एंट्री क्या होगी, 60 दिन के अंदर अंदर पेमेंट का मतलब है नो डिस्काउंट, क्योंकि डिस्काउंट सिर्फ 10 दिन के अंदर अंदर पेमेंट भी देना है आपने। तो अगर 60 दिन के अंदर अंदर पेमेंट होती है तो फिर सिंपल जितना अमाउंट है जो आपने लेनी थी आप पूरी वसूल करेंगे, कोई डिस्काउंट नहीं देंगे। तो जब आप अपने कस्टमर से पैसा लेंगे तो आप कैश को डेबिट कर देंगे और कस्टमर जो अकाउंट रिसीवेबल है उसको क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि अब आपका एसेट नहीं रहा, उन्होंने आपको पैसे दे दिए हैं। तो 1000 से इसकी एंट्री होगी। लेकिन अगर 10 दिन के अंदर अंदर डिस्काउंट पीरियड के अंदर अंदर पेमेंट करता है आपका कस्टमर आपको, तो फिर आपको डिस्काउंट देना पड़ेगा। अब डिस्काउंट कितना देना पड़ेगा, 2% आप अप्लाई कर लें 1000 का। तो 1000 का जब आप 2% लेंगे तो 20 आएगा, ये आपके एक्सपेंस होगा। तो सेल्स डिस्काउंट एक्सपेंस के तौर पे आपने क्या करना है, डेबिट। और अपने कस्टमर से आप कितना पैसा ले रहे हैं, क्योंकि 20 रुपये आप उसको छोड़ रहे हैं, वो आपके एक्सपेंस बन रहे हैं। तो 1000 लेना था, 20 आपने उसे डिस्काउंट दे दिया, 980 आप उससे लेंगे और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट कर देंगे 1000 रुपये से, यानी अब आपका कस्टमर जो है वो क्रेडिट हो गया 1000 से। अब आपने इससे मज़ीद कोई पैसा नहीं लेना, क्योंकि आपने उसको 2% डिस्काउंट दे दिए जो कि 20 रुपये बनता है, ठीक है। और कैश बिजनेस में आ गया तो 980 से डेबिट। तो सेल रिटर्न, सेल अलाउंसेस इसमें भी वही है जिस तरह परचेज रिटर्न परचेज अलाउंस में था कि सेल रिटर्न वो होती हैं कि जब आपका कस्टमर जो है वो आपको वापस कर जाता है और आप अगर उसको डिफेक्टिव प्रोडक्ट में कुछ राहत दे देते हैं, वो सेल्स अलाउंस होती हैं। दोनों चीज़ें आपने सेल्स में से माइनस करनी होती हैं, ठीक है। लेट्स से इससे रिलेटेड एक एंट्री भी है, इसको भी हम देख लेते हैं। लेट्स से जी मार्ट ने सेल की $2400 की, कह रहा है वो एंट्री रिकॉल कर लें, ठीक है। और उसकी कॉस्ट थी $1600। तो कह रहे अज्यूम करें कि कस्टमर ने रिटर्न कर दिया है कुछ सामान और द रिटर्न आइटम सेल फॉर $800 एंड कॉस्ट $600। कह रहा है कि जो रिटर्न चीज़ें हुई हैं ना उनकी सेल प्राइस $800 थी और उसकी कॉस्ट 600 थी, यानी 2400 की टोटल सेल की थी, उसमें से 800 की चीज़ें जो है वो कस्टमर आपको वापस कर गया और जो 800 वाली चीज़ें वापस करके गया है वो आपके लिए $600 कॉस्ट करती थी। तो सबसे पहले तो आप देखें कि जब रिटर्न होगी, ठीक है, तो हम उसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे। रिटर्न कितने की हुई, 800 की हुई है ना, तो अब आप एंट्री क्या करेंगे, सेल रिटर्न डेबिट, क्योंकि सेल क्रेडिट होती है ना, तो जब उसकी रिटर्न होती है तो सेल रिटर्न डेबिट करना, तो सेल रिटर्न डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, क्योंकि अकाउंट रिसीवेबल अब आपका डेटर नहीं रहा 800 से, वो आपको चीज़ें वापस कर रहा है, तो 800 से इसको रिकॉर्ड कर लेंगे जितनी की चीज़ें वापस हुई हैं। अब आपको पता है कि जो 800 वाली चीज़ें वापस हुई हैं इसमें 600 जो है उनकी कॉस्ट थी, तो अब इस कॉस्ट को कैसे रिकॉर्ड करेंगे। आपको पता है जब चीज़ें बेची जाती हैं तो एंट्री क्या की थी आपने, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री क्रेडिट। तो जब चीज़ें वापस आएंगी तो एंट्री रिवर्स हो जाएगी, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री डेबिट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्रेडिट 600 से, इसको 600 से रिकॉर्ड करेंगे क्योंकि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड रिटर्न की एंट्री हो रही है। अच्छा जी, इसके बाद सेल्स अलाउंस है। अलाउंसेस में भी इस तरह ही है कि अलाउंस डेबिट कर देंगे, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट कर देंगे। फॉर एग्जांपल $800 जो है जी मार्ट मर्चेंडाइज, ठीक है, ये डिफेक्टिव था लेकिन बायर ने कहा कि ठीक है मैं रख लेता हूँ, अगर जी मार्ट जो है वो कुछ प्राइस कम कर देता है, तो जी मार्ट ने प्राइस $100 कम कर दी है, तो इसका मतलब आप अलाउंस $100 का दे रहे हैं, तो सेल रिटर्न डेबिट $100 से, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट $100 से, क्योंकि आपने अकाउंट रिसीवेबल को $100 का अलाउंस दे दिया, अब आपने $100 कम लेना है अकाउंट रिसीवेबल से। तो ये सिंपल वही एंट्रीज है।
अच्छा जी, मर्चेंडाइज कॉस्ट फ्लो इन अकाउंटिंग साइकिल क्या है? वही बात जो शुरू में हमने की थी कि पीरियड 1 की बिगिनिंग इन्वेंट्री और नेट परचेज मिलके मर्चेंडाइज अवेलेबल फॉर सेल बनाती हैं, और इसमें से जितनी चीज़ें बिक जाती हैं वो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, और जितनी रह जाती हैं वो एंडिंग इन्वेंट्री। यही एंडिंग इन्वेंट्री नेक्स्ट पीरियड के लिए क्या बनती है, ये पीरियड 2 के लिए देखें, नेक्स्ट इन्वेंट्री बिगिनिंग ओपनिंग इन्वेंट्री बनेगी। फिर नेक्स्ट पीरियड आप नई चीज़ें खरीदेंगे, इन दोनों को इकट्ठा करें तो ये मर्चेंडाइज अवेलेबल फॉर सेल बनता है। इसमें से कुछ चीज़ें बिक जाएंगी और कुछ जो है वो एंड पे बच जाएंगी, ठीक है। तो जो एंडिंग इन्वेंट्री होती है ना, ये आप बैलेंस शीट में लेके जाते हैं, इसको हम रिकॉर्ड करते हैं बैलेंस शीट में एज एन एसेट, और जो चीज़ें बिक गई होती हैं इसे इनकम स्टेटमेंट में लेके जाते हैं, हमारा एक्सपेंस होता है, इसे हम सेल में से माइनस करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, तो एडजस्टिंग एंट्रीज हैं मर्चेंडाइजर्स के लिए। एडजस्टिंग एंट्री आपको याद है हमने पढ़ी थी, ठीक है, और मर्चेंडाइजर्स के लिए भी एडजस्टिंग एंट्रीज हैं, इनको भी हम देख लेते हैं। तो लेट्स से एक परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम मर्चेंडाइज जो है वो मर्चेंडाइजर यूज़ कर रहा है। तो परपेचुअल में आपको पता है जैसे जैसे ट्रांजैक्शन होती है फौरी आपने उसको अपडेट करना होता है, बुक्स में रिकॉर्ड करना होता है, ठीक है। सो लेट्स से जी मार्ट जो है ये इनका मर्चेंडाइज इन्वेंट्री अकाउंट एट द एंड ऑफ द ईयर 2011 हैज़ अ बैलेंस ऑफ 21250। कह रहा है कि जी मार्ट का जो मर्चेंडाइज इन्वेंट्री अकाउंट है ना, वो 2011 के एंड पे उनका जो बैलेंस था वो 21,250 था 2011 के एंड पे। कह रहा है बट अ फिजिकल काउंट रिवील्स दैट ओनली $21,000 ऑफ इन्वेंट्री एग्जिस्ट। कह रहा है कि लेकिन फिजिकल जब हमने काउंट किया तो पता लगा सिर्फ 21,000 का माल पड़ा हुआ है। बुक्स में कितना शो हो रहा है 21,250 का, लेकिन फिजिकल काउंट में जब आपने उसको गिनती किया सामान को तो वो $21,000 का था। तो इसका मतलब $250 जो है वो इधर उधर हो गया है, उसकी गड़बड़ हो गई है। तो ज़ाहिर है $250 जो है उसको कैसे एडजस्ट करेंगे, ये आपकी शॉर्टेज हो गई है ना इन्वेंट्री की। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, रिवर्स एंट्री कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड टू मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, ठीक है, यानी आप इसे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में डाल देंगे कि हमारा एक्सपेंस है, कॉस्ट है हमारी सेल की, और मर्चेंडाइज इन्वेंट्री कम हो रही है तो आप इसे क्रेडिट करेंगे 250 से, क्योंकि 250 से कम हो रही है इन्वेंट्री फिजिकल काउंट में, तो इसकी जो कॉस्ट है वो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में शामिल कर देंगे और मर्चेंडाइज इन्वेंट्री को क्रेडिट कर देंगे 250 से। और रीज़न इसकी क्या है कि श्रिंकेज है, शॉर्टेज है, इस वजह से हमने इसको एंटर किया है। क्लोजिंग एंट्रीज है इसके बाद मर्चेंडाइजर्स के लिए। जैसे लास्ट टाइम आपको याद है हमने क्लोजिंग एंट्रीज की थी, मैंने आपको बताया था एक्सपेंसेस जो इनकम समरी अकाउंट में क्लोज करने हैं, रेवेन्यूज़ को भी इनकम समरी अकाउंट में क्लोज करना है, ठीक है। तो रेवेन्यू को जब आप क्लोज करते हैं तो उसमें इनकम समरी क्रेडिट करते हैं, रेवेन्यू को डेबिट। तो यहाँ पे देखें सेल्स जो है ये आपका रेवेन्यू होता है, इसको डेबिट, इनकम समरी क्रेडिट। और एक्सपेंसेस को जो आपने क्लोज करना होता है तो इनकम समरी डेबिट करके जितने एक्सपेंसेस होते हैं उनको क्रेडिट। तो यहाँ पे देखिए इनकम समरी डेबिट और बाकी सारे सेल डिस्काउंट, सेल रिटर्न, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, डेप्रिसिएशन, जितने बिजनेस के एक्सपेंस हैं उनको क्रेडिट कर देना है। तो और इनका टोटल ये आपके पास इनकम समरी में डेबिट हो जाएगा। तो सिंपल कॉन्सेप्ट है, रेवेन्यू को अगर क्लोज करना हो तो इनकम समरी डेबिट, रेवेन्यू इनकम समरी क्रेडिट और रेवेन्यू डेबिट करते हैं। और जब एक्सपेंस को क्लोज करना होता है क्लोजिंग एंट्री एक्सपेंस की, तो इनकम समरी को डेबिट करते हैं और एक्सपेंसेस जितने भी होते हैं उनको क्रेडिट कर देते हैं। और ओनर कैपिटल, ये भी लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि जब ओनर कैपिटल इसको क्लोज करना है तो इनकम समरी डेबिट और जो कैपिटल अकाउंट है उसको क्रेडिट करते हैं, ठीक है। और इसमें जो अमाउंट 12,900 आती है वो कैसे आती है, ये जो इनकम समरी 321 है इसमें से 3,08,100 एक्सपेंस की जो इनकम समरी इसको माइनस करते हैं, क्रेडिट माइनस डेबिट, तो अमाउंट क्रेडिट में आ जाएगा, ठीक है, 12,900, और इनकम समरी को डेबिट कर देना 12,900 से, ताकि ये अकाउंट्स क्लोज हो सके। लास्ट टाइम हमने पढ़ी थी क्लोजिंग एंट्रीज। और विड्रॉल्स की क्लोजिंग के लिए कैसे करते हैं, मार्टी कैपिटल जैसे यहाँ पे सैम्पल के तौर पे नाम यूज़ किया गया है, इसको डेबिट कर देना और विड्रॉल्स को क्या कर देना है, क्रेडिट कर देना है, ठीक है। ये लास्ट टाइम जो हमने क्लोजिंग एंट्रीज पढ़ी थी सेम वही है। अच्छा जी, अब बात हो जाती है थोड़ी सी मल्टीपल स्टेप इनकम स्टेटमेंट के हवाले से। मल्टीपल स्टेप इनकम स्टेटमेंट बड़ी सिंपल होती है। जैसे आपको पता है सेल में से सेल कॉस्ट ऑफ सेल माइनस करते हैं तो ग्रॉस प्रॉफिट आता है, ग्रॉस प्रॉफिट में से फिर बाकी खर्चे निकालते हैं तो हमारे पास नेट इनकम आती है। तो ये जो इनकम स्टेटमेंट आपको यहाँ पे नज़र आ रही है ये मल्टीपल स्टेप इनकम स्टेटमेंट है। मल्टीपल स्टेप इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें आप देखें आपको स्टेप्स नज़र आ रहे हैं, जैसे ग्रॉस प्रॉफिट एक स्टेप में कैलकुलेट हुआ, दूसरे स्टेप में आपने सारे एक्सपेंसेस इकट्ठे किए, ठीक है, और इन एक्सपेंसेस को आपने निकाल दिया ग्रॉस प्रॉफिट में से। और ये एक्सपेंसेस कौन से हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, यानी सेलिंग एक्सपेंसेस होंगे और जनरल एडमिन एक्सपेंस होंगे। तो सेलिंग एक्सपेंस जो हैं जितने भी हैं आपकी सेलिंग से जिनका ताल्लुक बनता है एक्सपेंसेस का, सेलिंग कमीशन हो गई, सेल्समैन को सैलरी हो गई, ठीक है, इक्विपमेंट डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस हो गया, तो ये सारे सेलिंग एक्सपेंस है। इनको जब आप माइनस करते हैं और एडमिन के ऑफिस के अखराजात जो हैं उनको जब आप माइनस करते हैं
तो ग्रॉस प्रॉफिट में से तो जो रिजल्ट आता है उसे हम कहते हैं इनकम फ्रॉम ऑपरेशंस। इनकम फ्रॉम ऑपरेशंस में से जब आप दीगर रेवेन्यूज़ ऐड करके एक्सपेंसेस लेस करते हैं, जैसे ये दो रेवेन्यूज़ है, इंटरेस्ट रेवेन्यू है, गेन ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग है, ये भी इनकम है आपकी, इंटरेस्ट एक्सपेंस ये खर्चा है आपका, तो इन इनकम्स को ऐड करके ये माइनस करते हैं, तो फाइनली आपके पास जो है जो नेट इनकम आ जाती है। तो इसे हम कहते हैं ये बेसिकली मल्टीपल स्टेप इनकम स्टेटमेंट है, जिसमें आप स्टेप वाइज जो है काम करते हैं। पहले ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं सेल में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करके, और उसके बाद जो है वो फिर आप एक्सपेंसेस जो हैं उनको माइनस करते हैं, ठीक है। तो एक्सपेंसेस दो तरह के हैं, सेलिंग वाले और एडमिन वाले, इनको अलग अलग लिस्ट बना के माइनस कर देते हैं। और फाइनली उसके बाद जो आपकी इनकम, एडिशनल इनकम अगर कोई है, अदर इनकम कोई है, उसे ऐड करना है, और अगर कोई अदर एक्सपेंस है उसे लेस करना है, तो आपके पास नेट इनकम आ जाती है। तो ये कहलाती है मल्टीपल इनकम स्टेटमेंट, मल्टीपल स्टेप इनकम स्टेटमेंट। इसके बाद हम बात करते हैं सिंगल स्टेप इनकम स्टेटमेंट की। सिंगल स्टेप में क्या होता है, बड़ा सिंपल काम है। इसमें सिर्फ हम क्या करते हैं, सारे रेवेन्यू को इकट्ठा कर लेते हैं। अब आप ज़रा नोट करें, मल्टीपल स्टेप में हमने क्या किया, स्टेप बाय स्टेप काम किया कि सेल में से सेल रिटर्न वगैरह लेस करने के बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेस की, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंस लेस किए, एडमिन एक्सपेंस लेस किए, ठीक है, तो इनकम फ्रॉम ऑपरेशन आ गया। उसमें फिर हमने क्या किया, ये दो रेवेन्यूज़ को ऐड मज़ीद किया और फिर ये एडिशनल एक्सपेंस लेस किया, तो नेट इनकम है। सिंगल स्टेप में क्या करना है, जितनी इनकम वाली है ना सबको ऐड कर लेना है, जितने एक्सपेंसेस हैं सबको ऐड कर लेना है। जैसे मसलन सिंगल स्टेप में अगर हम जाएंगे तो सेल्स ये एक इनकम है आपकी, नेट सेल, ठीक है, और एक इनकम ये इंटरेस्ट रेवेन्यू, एक इनकम है गेन ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग। इन तीनों को यानी इंटरेस्ट रेवेन्यू, गेन ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग और नेट सेल, इन तीनों को इकट्ठा करके रेवेन्यू टोटल बना लेंगे, और उसके बाद जितने खर्चे हैं सबको इकट्ठे ही माइनस कर देंगे, तो वो कहलाती है हमारे पास सिंगल स्टेप इनकम स्टेटमेंट। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कि सेल्स, इंटरेस्ट रेवेन्यू, गेन ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग, ये सारी रेवेन्यू इनकम्स थी, इनको टोटल किया, इसमें से आपने सारे खर्चे माइनस कर दिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स समेत, सेलिंग एक्सपेंस का टोटल, जनरल एडमिन का टोटल, इंटरेस्ट एक्सपेंस सारा माइनस कर दिया, तो भी आपके पास नेट इनकम वही आएगी। बस सिर्फ प्रेजेंटेशन का फ़र्क है। सिंगल स्टेप स्टेटमेंट में सिंपल सा काम होता है कि रेवेन्यू टोटल कर लो, ठीक है, उसमें से सारे एक्सपेंसेस इकट्ठे माइनस कर दो, तो भी नेट इनकम आ जाती है। लेकिन अगर मल्टीपल स्टेप में जाएंगे तो तरीके से पहले ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे, ठीक है, फिर इनकम फ्रॉम ऑपरेशंस निकालेंगे, फिर नेट इनकम पे आएंगे, तो इसे कहते हैं मल्टीपल स्टेप, यानी एक से ज़्यादा स्टेप में काम हो रहा है। तो मल्टीपल स्टेप को ज़्यादा फोकस करना है आपने, ठीक है, और इसकी प्रैक्टिस भी करनी है। मैं आपको भी सवाल भी बताऊँगा इस लेक्चर के एंड पे, इसको आपने फोकस रखना है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। अच्छा जी, मल्टीपल स्टेप इनकम स्टेटमेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से फोकस आपने रखना है इस पर। अच्छा जी, बैलेंस शीट को अगर देखें तो बैलेंस शीट में मर्चेंडाइज इन्वेंट्री आपका एसेट है, करंट एसेट है, ये शो किया जाता है। और ये हाईली लिक्विड टू लेस लिक्विड का मतलब है कि जो ज़्यादा लिक्विड एसेट्स होते हैं, जो जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो लिक्विड एसेट्स कहलाते हैं, और जो ज़रा टाइम लेते हैं कैश में कन्वर्ट होने पर, ठीक है, उन्हें लेस लिक्विड कहते हैं। तो आपकी मर्ज़ी, आप चाहे इनकी तरतीब बदल दें, प्रीपेड इंश्योरेंस ऊपर लिख दें, कैश नीचे ले आएँ, कोई मसला नहीं है। तो मर्चेंडाइज इन्वेंट्री जो होता है ये आपका एसेट होता है, इसको बैलेंस शीट में आपने शो करना होता है। अच्छा जी, ग्लोबल व्यू है, इसको आप रहने दें, ठीक है। ये कुछ बेसिक फार्मूलाज हैं, इनको ज़रा देख लें। एसेट टेस्ट रेशो है, एसेट टेस्ट रेशो क्या होती है, इसे हम क्विक रेशो भी कहते हैं। एसेट टेस्ट रेशो का दूसरा नाम है क्विक रेशो। क्विक रेशो या एसेट टेस्ट रेशो कैसे आती है, क्विक एसेट्स को करंट लायबिलिटीज़ पे डिवाइड करके, आपको याद हमने लास्ट टाइम पढ़ा था करंट रेशो। तो करंट रेशो बेसिकली कैसे कैलकुलेट होती थी कि करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज़, और क्विक रेशो या एसेट टेस्ट रेशो कैसे कैलकुलेट होती है, क्विक एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज़। क्विक एसेट का मतलब होता है ऐसे एसेट जो कैश में क्विकली कन्वर्ट हो जाते हैं, जिनमें जो है वो कैश आता है, ठीक है। आपके पास इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म आ जाती हैं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स के साथ रिसीबल्स हैं, अकाउंट रिसीबल्स, ये सारे के सारे आपके क्विक एसेट्स कहलाते हैं। तो अकाउंट रिसीबल, कैश, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, इसमें स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस नहीं मिलाते हैं हम, ठीक है। जो एसेट टेस्ट रेशो जब हम निकाल रहे होते हैं, क्विक एसेट्स बना रहे होते हैं, तो क्विक एसेट्स में आपने प्रीपेड इंश्योरेंस और जो आपकी इन्वेंट्री आइटम होती है उसको नहीं रखते हम।
बाकी जो है वो आपके कैश होता है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ होती हैं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स जिन्हें हम कहते हैं, और अकाउंट रिसीवेबल इसमें शामिल होते हैं। इन तीनों को प्लस करके जब आप करंट लायबिलिटीज़ के ऊपर डिवाइड करते हैं तो ये आपके पास जो आंसर आता है ये एसेट टेस्ट रेशो निकल आती है। एसेट टेस्ट रेशो जो है ये अगर कम होगी, लेट से ये पॉइंट्स में अगर आएगी तो ये उतना नुकसानदेह, इसका मतलब है कि आपके पास इतने कोई एसेट्स नहीं कि आप उसको फौरी तौर पे कन्वर्ट करके लायबिलिटी पे ऑफ कर सकें। तो एटलीस्ट कम से कम इसकी वैल्यू 1 होनी चाहिए, 1 से नीचे होगी तो नुकसानदेह है कंपनी के लिए ये इंडिकेटर कि आपके इतने कोई एसेट्स अवेलेबल नहीं है कि आप लायबिलिटी फौरी तौर पे करंट अदा कर सकें। तो अगर 1 से ज़्यादा है तो फिर तो अच्छी बात है कि आपके पास इतने एसेट्स ज़रूर मौजूद हैं क्विक वाले, जिनको आप कैश में फौरी कन्वर्ट करके अपनी पेमेंट लायबिलिटीज़ अदा कर सकते हैं। तो इसी तरह ग्रॉस मार्जिन रेशो है। ग्रॉस मार्जिन रेशो या ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, दो नाम है, ग्रॉस मार्जिन रेशो भी कहते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो भी कहते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट रेशो कैसे होगी? सिंपल सी बात याद रख लें, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल्स। अब जैसे यहाँ पे लिखा है नेट सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो इसका आंसर क्या आता है? इस डिफरेंस, इसका जब डिफरेंस लिया जाता है, सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड करते हैं तो ग्रॉस प्रॉफिट ही आता है ना। तो ग्रॉस प्रॉफिट को सेल्स पे डिवाइड कर दें, जो आंसर आएगा वो ग्रॉस मार्जिन रेशो कहलाएगी। तो ये परसेंटेज में भी आप शो कर सकते हैं, पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं। ठीक है जी, इसके बाद ये चीज़ रहने दें, अपेंडिक्स हैं इन्वेंट्री सिस्टम्स की, इनको हम छोड़ देते हैं। तो यहाँ तक अब हमने टॉपिक किया, और उम्मीद है कि इस लेक्चर को आप जब पढ़ेंगे सुनेंगे तो इसकी मज़ीद प्रैक्टिस भी करेंगे, और उसमें अगर कोई मसला होगा तो आप मुझे बताएंगे भी। अब इससे रिलेटेड ये है कि मैं एक सवाल जो है आपको अभी सैम्पल प्रैक्टिस करके दिखाता हूँ, ठीक है, और बाकी मज़ीद प्रैक्टिस के लिए आपको भी दूंगा सवाल। तो अभी पहले मैं एक सवाल आपको प्रैक्टिस करके दिखा दूँ, ठीक है, आप उसे देख लें कि हम कैसे जो है वो सवाल को हल करेंगे, और उसके बाद जो है वो फर्दर प्रैक्टिस के लिए मैं आपको जो है वो बुक से भी कुछ सवाल बताऊंगा, ठीक है। तो अब हम एक सवाल प्रैक्टिस करते हैं।